सो वेलकम एवरीवन। आपका स्वागत है हमारे वर्कशॉप में जो फार्मा होलसेल का रहेगा। और आज हमारा फर्स्ट क्लास है। इट इज अ डेमो। ओके, तो ये सबके लिए रखा है कि जिन लोगों को ज्वाइन करना है लेकिन कोर्स के कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या ये कैसे बेनिफिशियल रहेगा ये आपको जानना है, तो वो भी इसमें आप ज्वाइन कर चुके हैं बहुत सारे लोग, तो होपफुली आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और रेस्ट इम्पोर्टेंटली ये है कि ये होलसेल कोर्स क्यों हमने किया है। इसकी रिक्वायरमेंट है बेसिकली। हमारे आप सबको पता है कि रिटेल, अभी रिटेल में क्या है ना, रिटेल स्टोर आप स्टार्ट करते हैं, बट रिटेल स्टोर के साथ रिटेल विद होलसेल भी अभी कई सारा बढ़ रहा है। और इसमें होलसेल एक बिजनेस अलग है। अगर आप इंडिविजुअल भी होलसेल करना चाहते हैं उसकी स्ट्रैटेजीज अलग होती है। तो होलसेल में भी कई सारे प्रकार है, और शुरू करना है हमें तो उसमें आपको जानना पड़ेगा कि क्या बिजनेस मॉड्यूल है, इसमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत लगेगी हमें, और इसमें जैसे कि प्रॉफिट मार्जिन हो, अलग अलग चैलेंजेस भी आती है, मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए। जैसे ये बिजनेस थोड़ा अलग है रिटेल से, थोड़ा सा इसमें कस्टमर आपके रिटेलर है, बी टू बी बिजनेस है, रिटेल होता है बी टू सी, राइट। तो सभी के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि इसमें आपको आप ये जान पाएंगे कि होलसेल एक्चुअली क्या होता है। आज हम बेसिक होलसेल के बारे में बात करेंगे। तो हमारे पहला मॉड्यूल है, पहला क्लास है वर्कशॉप ऑन फार्मा होलसेल बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है। अब हम आगे जाते हैं, इसमें हमें क्या क्या चीजें सीखने को मिलेगी। ये देखिए, ये सारा टॉपिक से हम इस 9 दिन में सीखेंगे। क्या क्या है? पहला है ओवरव्यू ऑफ फार्मा होलसेल। फार्मा होलसेल में एक्चुअली में क्या होता है फार्मा होलसेल, इसका बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। ये मतलब आपका आइडिया क्लियर कर देगा कि होलसेल बिजनेस एक्चुअली क्या होता है और इसमें हम कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन इसी पे है, ओवरव्यू ऑफ फार्मा होलसेल। नेक्स्ट जो सेकंड टॉपिक रहेगा उसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ होलसेल एंड बिजनेस रिक्वायरमेंट, मतलब कितने प्रकार के होलसेल है। जैसे कि आपको पता है कि एलोपैथिक, जेनरिक, सर्जिकल, इसमें कई सारे प्रकार के होलसेल है। तो उस होलसेल में भी अलग अलग कंपनीज एंड ब्रांड्स है, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आपको कोई होलसेल शुरू करना है तो उसका बिजनेस स्ट्रेटेजीज किस प्रकार आपको करना चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए, और रिक्वायरमेंट्स मतलब कौन से चीजों के बारे में आपको नॉलेज लेना जरूरी है शुरू करने से पहले, जैसे कि हम प्रिपेयर रह पाए। और आगे जो भी बिजनेस शुरू करेंगे, शुरू करने के बाद हमें नहीं लगना चाहिए कि अरे ये तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ या ये कुछ नया है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। इसके लिए एटलीस्ट आपको वो जानकारी होनी चाहिए। ये हम सेकंड मॉड्यूल में कवर करेंगे। थर्ड में हम कवर करेंगे लाइसेंसेस एंड अप्रूवल। जैसे कि हमारा फार्मा का जो बिजनेस है वो पूरे लाइसेंसेस पे रहता है। हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इनके सारे रेगुलेशंस आपको फॉलो करने होते हैं, और वही आपको ड्रग लाइसेंस इशू करते हैं। और ड्रग लाइसेंस इशू करने के बाद ही आप दवाइयों को सेल या परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ मॉड्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी एंड ब्रांड सिलेक्शन। वेरियस कंपनीज, कौन कौन सी कंपनीज है, जैसे कि मान लो आप सर्जिकल शुरू कर रहे हैं तो सर्जिकल में भी कई सारी कंपनीज है, तो कंपनी कौन सी लेंगे। और ब्रांड सिलेक्शन, अब यहाँ पे आप एलोपैथी की बात करेंगे तो कंपनीज एमएनसी बहुत सारी आपको दिखेगी। इसमें आपको कंपनी तो सिलेक्ट करनी है, कौन सी सिलेक्ट करनी है, कितने कंपनी के साथ बिजनेस शुरू करना चाहिए, और ब्रांड्स कितने सिलेक्ट करनी चाहिए उसमें, और कौन से ब्रांड मूविंग है। ओके, इसके बारे में हम बात करेंगे। देन प्रॉफिट मैनेजमेंट, एक्सपायरी मैनेजमेंट, मतलब प्रॉफिट मैनेजमेंट मतलब प्रॉफिट कितना होता है, ऊपर नीचे भी होता है प्रॉफिट। ठीक है, तो वो एक्चुअली होता है कैसे प्रॉफिट, एक्सपायरी कैसे हम मैनेज करें। एक्सपायरी इन द सेंस, जैसे कि आपको पता होगा कि रिटेलर एक्सपायरी किसको देता है, अगर एक्सपायर होता है तो वो क्या करता है। किसी को आइडिया है रिटेलर का कोई भी स्टॉक एक्सपायर होता है तो वो क्या करता है? होलसेलर को बैक कर देता है जनरली। हाँ, होलसेल को रिटर्न करता है। अब होलसेलर क्या करता है? होलसेलर जो उसके डिस्ट्रीब्यूटर है उस डिस्ट्रीब्यूटर को बैक कर देता है ईयर एंडिंग में जो हाँ, पूरा बिल होता है। ये हाँ, ये तो रिटर्न करता है। मतलब क्या होता है ना, हमारा सप्लाई चेन ऐसे है, आज हम सप्लाई चेन के बारे में भी बात करेंगे। तो जो मेडिसिन कंपनी से रिटेल होलसेल को आती है, तो होलसेलर वो रिटेलर को देता है, रिटेलर से रिटर्न आएगी तो वो फिर से वो कंपनी को देगा। लेकिन इसके बीच में ना एक्सपायरी जब भी कोई देता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो किसी ने एक्सपायरी दी 100 रुपए की, एमआरपी है, रेट वगैरह मतलब इसमें क्या है ना कि आपको जो रेट मिला है
वही रेट आपको रिटर्न नहीं मिलता। मतलब ऐसा नहीं कि आपने मेडिसिन दिया और उसका जो पैसा है वो आपको हाथ में दिया, उसने कैश इन हैंड दिया, ऐसा नहीं होता है। इसका एक क्रेडिट नोट बनता है, ओके, और क्रेडिट नोट को हम नेक्स्ट परचेस में डिडक्ट कर सकते हैं। तो ये होता है एक्सपायरी मैनेजमेंट। अब इसमें किसका कैसे डिडक्शन होता है ये हम इसमें जानेंगे। देन नेक्स्ट है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब देखिए रिटेल का ये एलोपैथी का कस्टमर है रिटेलर, राइट, जेनरिक का कस्टमर है रिटेलर, बट सर्जिकल का कस्टमर रिटेल है और ये भी है, हॉस्पिटल्स भी है, ओके, और इवन आप गवर्नमेंट सप्लाई भी कर सकते हैं। तो हर एक मॉड्यूल के अलग अलग कस्टमर रेंज है, तो वो कैसे हमें पता चले और कैसे हम उनको कनेक्ट करें, ये चीजें हम जानेंगे। देन सेवंथ मॉड्यूल में हम जानेंगे कि सॉफ्टवेयर कौन सा आपको लेना चाहिए, उसमें कौन से फीचर्स होने चाहिए, और हम अपने एरिया में कैसे एक्सपांड करें। जैसे कि कोई होलसेलर होते हैं ना कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में, सॉरी ऑल ओवर आपके एरिया में एक्सपांड करते हैं, जैसे कि 10-15 टेरिटरी है, हर जगह पे वो अपने अपने ऑर्डर बॉय लगा के शुरू करते हैं। मतलब उन्होंने क्या किया, एकदम पूरा एरिया ही कवर करना शुरू किया। कुछ होलसेलर होते हैं कि इतना बल्क में नहीं करते, शुरुआत में एक एरिया कनेक्ट करते, फिर धीरे धीरे वो बढ़ाते हैं, ओके। तो वो क्या स्ट्रेटेजी होती है ये जानेंगे। इन्वेंटरी एंड कैश फ्लो मैनेजमेंट, मतलब कितना पैसा हमें लगाना चाहिए और कैसे ग्रो करना चाहिए, और मेडिसिन जो परचेसिंग है वो परचेसिंग कैसे होनी चाहिए, ये हम जानेंगे। एंड लास्ट फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, मतलब होलसेल शुरू करते हैं लेकिन होलसेल के बाद हमें और भी कई सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज करनी, मतलब अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें। तो वो आप पे रहता है कि आपको करना है नहीं करना है, बट आपको उसके बारे में देखना भी चाहिए। जैसे कि अभी आपने शुरू किया, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, फिर तो आप एक बैठ गया ना आपका बिजनेस अच्छी तरीके से। अब आपको सोचना पड़ेगा कि आप बिजनेस को मल्टीप्लाई कैसे करें। तो एक तो हम मल्टीपल होलसेल कर सकते हैं, या फिर अलग भी कई सारे बिजनेसेस है जो होलसेल के बाद में हमें करना चाहिए। इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये टॉपिक्स है जो हमें ये पूरे वर्कशॉप में हम सीखेंगे। आई होप इससे आपको पूरी जानकारी रहे होगी जो आपको एक होलसेल शुरू करने के लिए जरूरी है, ओके। तो ये पूरे टॉपिक है। आज पहला टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ फार्मा होलसेल, ओके। तो हम इससे पहले मैं कुछ आपको पूछना चाहूंगा, जो भी एक टर्मिनोलॉजीज होती है जो मार्केट में चलती है, इसका नॉलेज आपको होना जरूरी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल क्या होता है, किसी को आइडिया है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल? कंपनी पर्सन जो ये सेल लाता है मार्केट से उसको सेकेंडरी सेल बोलते हैं। हाँ, उसको सेकेंडरी सेल बोलते हैं, राइट। और प्राइमरी सेल क्या होता है? प्राइमरी सेल जो मेरा खुद का स्टाफ अगर मार्केट में जो वर्क किया वो ऑर्डर आया, चाहे मैंने खुद अपने शॉप से सेल किया, उसको प्राइमरी सेल बोलते हैं। ओके। तो बेसिकली क्या है ना, एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। सेकेंडरी सेल एंड प्राइमरी सेल, जैसे कि हमें मेडिसिन कहाँ से मिलती है, मैन्युफैक्चरर से होलसेल के पास आती है, होलसेल से रिटेल पे आ जाती है, राइट। तो जो सेल प्राइमरी, मतलब कंपनी की तरफ से जो स्टॉक होलसेल को आया, ठीक है, जैसे कि 10 बॉक्स कंपनी से डायरेक्टली होलसेल के पास है, ओके, और उसमें से 5 बॉक्स सेल हुए रिटेल को, ओके, मतलब 10 बॉक्स नहीं, 5 बॉक्स हो गए। तो उसमें से प्राइमरी कितनी हो गई, सेकेंडरी कितनी हो गई? कोई बता सकता है ये प्राइमरी क्या होगी इसकी और सेकेंडरी क्या होगी? मैं आपको बताऊंगा क्या है, बट 10 बॉक्स जो है वो है प्राइमरी, ओके। प्राइमरी मतलब कंपनी की तरफ से स्टॉक होलसेल को आया, होलसेल से गया रिटेल को 5 बॉक्स गए, तो वो हो गई सेकेंडरी, ओके। समझ में आया आपको प्राइमरी क्या होती है और सेकेंडरी क्या होती है? समझ आया। नेक्स्ट है सीसी बिल। सीसी बिल क्या होता है? करंट क्रेडिट बिल। नहीं नहीं, करंट क्रेडिट नहीं, क्रेडिट बराबर है लेकिन वो करंट नहीं है। कैश क्रेडिट लगता है। एग्जैक्टली, कैश क्रेडिट। कोई बता सकता है इसका मतलब क्या है कैश क्रेडिट का? इतने दिनों के लिए फार्मेसी को क्रेडिट देना होता है, ये होता है शायद। हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, 2 प्रकार के क्रेडिट होते हैं होलसेल में, ठीक है। अब पहला जो क्रेडिट होता है वो होता है जैसे कि आप कोई छोटा क्रेडिट है, लाइक मान लो एक पर्टिकुलर बिल है। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई एमआर आता है किसी भी रिटेल के पास और उसको बोलता है कि ये आप मेरा ये मंथ एंड है, मुझे थोड़ा सा सेल चाहिए, टारगेट कंप्लीट करना है, तो वो
मे भी दे देगा, मे भी उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, है ना। तो मान लो उसने 10 बॉक्स की सेल कर दी, तो उसको क्या बोलेगा वो सीसी बिल करो। सीसी बिल मतलब कैश क्रेडिट, मतलब क्या होता है, वो बिल उसके क्रेडिट का जो भी ऑलरेडी उसका अगर क्रेडिट उस होलसेल के पास है तो उसका स्टेटमेंट निकलेगा, राइट, 1 से 15 दिन का, 30 दिन का, तो वो क्रेडिट में काउंट नहीं होगा, वो होगा अलग बिल रहेगा, कैश क्रेडिट वाला, ठीक है। वो बिल अलग रहेगा जो वो अलग से पे करेगा, अंडरस्टैंड। वो बिल काउंट नहीं होगा क्रेडिट के नोट में। जैसे कि आप किसी होलसेल के पास क्रेडिट के लिए अप्लाई करते हो, मतलब बोलते हो कि मुझे क्रेडिट चाहिए, अगर मान लो उसने क्रेडिट दिया तो वो क्रेडिट नोट निकलेगी, जैसे कि एक तारीख से 15 तारीख हो गई, 15 तारीख के बाद आपको एक क्रेडिट नोट या स्टेटमेंट बोलते हैं उसको, क्रेडिट स्टेटमेंट, तो वो आपको मिलेगा कि इतना इतना परचेस के आपको पेमेंट करना है इतना, राइट। लेकिन एक एडिशनल बिल है जो आप एमआर का बिल है, इसके लिए वो आप इसमें काउंट नहीं कर रहे हैं। अब ये क्यों नहीं कर रहे ये भी बताता हूँ। जैसे कि कोई एमआर ने एमआर के लिए सेल किया, लेकिन मान लो सेल हुआ ही नहीं, ठीक है, और एमआर ने कमिटमेंट किया नहीं गया, तो मैं आपको ये सेल करके देता हूँ, डॉक्टर को अप्रोच करके देता हूँ, तो वो भी मे भी वो क्रेडिट बढ़ भी सकता है ना। तो वो क्या है, आपकी और एमआर की कमिटमेंट है, और उसके बेसिस पे आपने वो परचेस किया है बिल। तो अगर कोई सेल हो नहीं रहा तो एमआर बोलेगा कि मैं आपको मतलब लिक्विडेट करके देता हूँ, और 1 हफ्ते का भी क्रेडिट आपको एक्सपांड करके मिलेगा, एमआर अगर रिक्वेस्ट करेगा होलसेल को तो इसके लिए वो बिल अलग रहेगा, ठीक है। इसके लिए उस बिल को बोलेंगे कैश क्रेडिट बिल, सीसी बिल। इसके लिए कभी भी अगर आप कोई एमआर आपके पास अगर आता है तो आप उसको बोलिए, अगर किसी क्रेडिट करना चाहता है तो सीसी करे, सीसी का बिल अलग से काउंट होता है, और उसके लिए एमआर की और आपकी जो भी कमिटमेंट भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीजें मतलब हो रहा है लिक्विडेट तो हो अच्छा है, अदरवाइज आपको एमआर को बताना पड़ेगा कि ये सेल नहीं हो रहा है, तो लिक्विडेट करके दे देगा, ठीक है। तो वो होता है कैश क्रेडिट बिल। ओके, समझ में आया आपको सीसी बिल? हाँ यस सर, हाँ जी। ठीक है, नेक्स्ट है सीडी। सीडी क्या होती है? कैश डिस्काउंट शायद। यस, कैश डिस्काउंट ही होता है। कैश डिस्काउंट क्या होता है, आइडिया है किसी को? अगर कोई पार्टी कैश में माल ले रहा है तो उसको डिस्काउंट यस, ज्यादा मिलेगा। हाँ बिल्कुल सही, ज्यादा मिलेगा। ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा ये बात अलग है, बट वो कैश डिस्काउंट मिलेगा। ओके, कैश डिस्काउंट मतलब जैसे कि आप अपने कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं, रिटेल अगर शुरू आपका रिटेल है तो आप कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं, उसको हम डिस्काउंट बोलते हैं, राइट। लेकिन अगर होलसेलर कोई किसी रिटेलर को डिस्काउंट देता है उसके परचेस पे तो उसको हम कैश डिस्काउंट बोलेंगे। ओके, ठीक है। देन नेट स्कीम। नेट स्कीम क्या होती है, आइडिया है किसी को? अगर कोई लॉट वगैरह हो तो मतलब 10 में 1 फ्री ऐसा कुछ। हाँ, 10 में 1 फ्री जो होता है ना वो प्रोडक्ट स्कीम होती है, वो कंपनी की होती है, प्रोडक्ट स्कीम बोलते हैं उसको। लेकिन मान लो ये नेट स्कीम क्या होता है ना, होलसेल का टर्म होता है। जैसे कि किसी को 10 एक स्कीम मालूम है लेकिन वो इतना परचेस नहीं करना चाहता, तो वो क्या करेगा, 5 नेट करेगा। 5 नेट मतलब समझ रहे कि 10 एक में जो प्रॉफिट हो रहा है उसका हाफ प्रॉफिट उसको 5 नेट में मिलेगा। 5 स्ट्रिप परचेस करेगा, उसको हाफ, मतलब मान लो 80 रुपए का प्रॉफिट उसको हो रहा है तो 40 रुपए होगा अगर वो 5 स्ट्रिप परचेस करता है, 5 मॉडल परचेस करता है, जिसका 10+1 स्कीम है। ओके, तो वो है नेट स्कीम। ये किसके लिए होता है कि किसी का परचेस इतना होता नहीं है ज्यादा, लेकिन उसको अगर हम बेनिफिट देना चाहे तो हम नेट स्कीम करके देते हैं, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम नेट स्कीम। ओके, समझ में आया आपके? सीडी नेट स्कीम समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। सर अगेन द सीडी कैश डिस्काउंट वो सर थोड़ा समझ। कैश डिस्काउंट है ना, कैश डिस्काउंट ये होता है कि अगर होलसेल आप किसी होलसेल से आप परचेस करते हैं मेडिसिन, ओके, जैसे कि मान लो 1,000 रुपए की परचेस कर लिया आपने, ओके, आपका बिल होगा 1,000, अब उसमें उसने 3% डिस्काउंट दे दिया। ओके, 3% मतलब 30 रुपए डिस्काउंट हो गया आपका, राइट। तो 30 रुपए लेस हो गए तो कितना होगा, 970 रुपए बिल हो गया आपका। आप समझ रहे, 1,000 बिल है लेकिन उसने क्या डिस्काउंट 3% दे दिया, तो आपके 30 रुपए डिडक्ट हो गए, 970 रुपए आपको देने। तो वो 30 रुपए जो है ना वो हो गए कैश डिस्काउंट, और उसका परसेंटेज है 3%। समझ गए आप? ये डिस्काउंट है जो आप रिटेलर को दे रहे हैं, बेनिफिट है उसको। समझ गए? थैंक यू सर। ओके, स्टॉक स्टेटमेंट क्या होता है?
नाम में ही ना, इसमें सारा मतलब आपको पता चलेगा। स्टॉक स्टेटमेंट क्या होता है? कितना स्टॉक में है ऐसा कुछ? राइट, कितना स्टॉक में, कितना, अभी मान लो आज का मुझे स्टॉक निकालना है, और वो अगर वो सॉफ्टवेयर से मैं प्रिंट आउट निकालूंगा तो उसको बोलेंगे हम स्टॉक स्टेटमेंट। ये कितना स्टॉक है, जैसे कि मान लो एक मेडिसिन है, उसका बैच नंबर दिखाएगा, उसका क्वांटिटी दिखाएगा, उसका एक्सपायरी दिखाएगा, ये सारा पूरा एक प्रिंट निकाल के हमारा सॉफ्टवेयर हमें देगा, जो प्रिंट हम निकालेंगे और उसको बोलेंगे स्टॉक स्टेटमेंट। ओके, तो वो पूरा स्टॉक की इंफॉर्मेशन देता है। इसके बाद क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट क्या होती है? अभी मैंने बताया भी है क्रेडिट नोट के बारे में। वही, कोई अगर माल एक्सपायरी हो, अगर कुछ माल रिटर्न यस, जाए, परचेज रिटर्न, तो उसका एक क्रेडिट नोट बनता है। क्रेडिट नोट बनता है। वेरी गुड, वेरी गुड, उसका क्रेडिट नोट बनता है। ओके, तो कभी भी मान लो आप किसी भी रिटेल की क्रेडिट नोट बनाते हैं ना, वो सॉफ्टवेयर में सेव होती है, और कभी भी नेक्स्ट किसी रिटेल का ऑर्डर आता है आपको, तो उसको हम आप बोल सकते हैं कि ये आप इसका इतना क्रेडिट नोट है आपका, तो वो डिडक्ट करेंगे आप नेक्स्ट बिल से। ओके, तो ये नई न्यू टर्म्स है जो हमें होलसेल के बारे में सीखनी थी। ये समझ में आया आपको? प्राइमरी, सेकेंडरी, सीसी, सीडी, नेट स्कीम, स्टॉक स्टेटमेंट, क्रेडिट नोट। सर एक बार नेट स्कीम समझा दीजिए प्लीज। नेट स्कीम बहुत इजी है। जैसे कि मान लो एग्जांपल से समझाता हूँ। द 10+1 किसी भी टैबलेट को, जैसे कि मान लो मेरे यहाँ पे ये सिटाल सिरप है। ओके, ये सिटा, इसको 10+1 स्कीम है, मान लो 10+1 है, और इसका एमआरपी कुछ 106 रुपए। ओके, तो आएगा ये 85 रुपीज में आएगा आपको। ओके, तो मान लो इसको 10+1 स्कीम है, 10 बॉटल पे एक स्कीम है, तो इसका बिलिंग कितना होगा? लगभग 800 रुपए तक होगा। ओके, और और इसके एक फ्री भी मिलेगा आपको। लेकिन आपके पास इतना कैश नहीं है, आप बोलेंगे मुझे स्कीम भी चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा स्कीम है, तो वो क्या करेगा? आप 10 मत लो, आप 5 बॉटल लो। ठीक है, तो 5 बॉटल से अमाउंट भी कम होगा, और जो मान लो एक बॉटल का जो अमाउंट होता है, जैसे कि मान लो इसका 85 रुपीज एक बॉटल का रेट बढ़ेगा, तो उसका हाफ रेट कितना होगा? लगभग 45 तक होगा ना, 44 तक होगा, तो वो आपको 44 रुपीज माइनस होगा। ओके, पूरा पूरा अमाउंट नहीं मिलेगा आपको, मतलब जो 85 का आपको जो भी बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा, लेकिन हाफ बेनिफिट मिलेगा। इसको हम बोलेंगे नेट स्कीम। मतलब आपको कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट मिला इस स्कीम से। ओके, पूरा नहीं मिला लेकिन हाफ मिला, इसको हम नेट स्कीम बोलेंगे। समझ में आया आपको? मतलब हाफ हाफ लेना पड़ेगा इसके लिए, लेकिन ठीक है, तो 10 का 10+1 है तो 5 नेट करके दे देंगे, नहीं तो 1 या 2 को नेट नहीं होता। ओके, समझ में आया? हाँ थैंक यू सर। अभी हम बात करेंगे सप्लाई चेन। ओके, तो सप्लाई चेन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल देता हूँ। ये डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पे क्या है? सप्लायर। ठीक है, सप्लायर मतलब ये रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाला कंपनी, और वो जाएगा लॉजिस्टिक्स से कोर मैन्युफैक्चर, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगा, ये पूरा पैकेजिंग वगैरह पूरा बनेगा। इसके बाद ये जाएगा लॉजिस्टिक्स से मार्केटिंग के लिए, मार्केटिंग एंड सेल्स, यही पे C&M रहेंगे, होलसेलर रहेंगे और रिटेलर रहेंगे, और उसके बाद जाएगा एंड कस्टमर के पास। ओके, और अगर यहाँ पे आप देखते हैं ये देखिए, मदर वेयर हाउस, देन C&F एजेंट। C&F मतलब क्या होता है? आइडिया है किसी को? C&F क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लॉजिस्टिक्स का C&F। किसी को आइडिया है? CNF एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जो डायरेक्ट कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग से एक स्टेट में जैसे एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है एरिया वाइज, पूरा स्टेट का एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर, उसको CNF बोलते हैं। वो एक चैनल है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जो कंपनी से डायरेक्ट एक स्टेट में आता है। हाँ, एक सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये मिनी गोडाउन है कंपनी का। कंपनी का पूरा स्टॉक वहां पे रहेगा, और वो सेल नहीं करते, वो मतलब कस्टमर को वगैरह सेल B2C वगैरह नहीं करते। तो ये स्टॉक जाएगा रीडिस्ट्रीब्यूटर। ये रीडिस्ट्रीब्यूटर होके भी नहीं भी होंगे, कई कबार हम इसको बोलेंगे सुपर स्टॉकिस्ट। ओके, तो C&F से वो सुपर स्टॉकिस्ट के पास जा सकता है और डायरेक्टली होलसेल के पास भी आ सकता है।
अब होलसेल के पास जब आता है उसके बाद वो जाएगा रिटेल के पास, उसके बाद जाएगा कस्टमर के पास, कंज्यूमर। ओके, तो हमारे होलसेल में मतलब मान लो ये होलसेल है, तो हम किसके इन बिटवीन है, रिटेलर और C&F या कंपनी, राइट। C&F के और रिटेलर के बीच में हमारा रोल है। तो हम मेडिसिन कंपनी से परचेस करेंगे और वो रिटेलर को सप्लाई करेंगे, जो रिटेलर कस्टमर को सप्लाई करेगा। ओके, ये होती है सप्लाई चेन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के बारे में। अब मैं आपको व्हाट इज फार्मा होलसेल, फार्मा होलसेल होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया रिटेलर एंड कंपनी का एक कनेक्शन लिंक है। जैसे होलसेल का काम क्या है कि कंपनी से मेडिसिन को आप परचेस करेंगे और वो रिटेलर को देंगे, सो आप कनेक्टिंग लिंक है। इसके बाद जो कंपनी का स्टॉक है वो मेंटेन करने का काम रहेगा होलसेल का, रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन ऑल स्टॉक्स एंड गुड्स फ्रॉम टू रिटेलर एंड टू सेल एंड कस्टमर। ओके, तो कंपनी से मेडिसिन लेंगे और रिटेलर को सेल करेंगे, ये काम, और स्टॉक को मेंटेन करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट चैनल पार्टनर है फार्मा इंडस्ट्री का सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। ओके, और होलसेलर जैसे कि कोई डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर होता है तो वो कंपनी का ऑथोराइज्ड चैनल पार्टनर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर होता है। तो कंपनी की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस पूरे स्टॉक को पूरे मेंटेन करना अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जैसे कि वैक्सीन इंजेक्टेबल्स होते हैं उसके बारे में मतलब उसको थोड़ा मेंटेन करना होता है टेम्परेचर, बाकी तो आपको स्टॉक में रखना पड़ता है। ये की पार्टनर टू इन्फॉर्म एनी लेटेस्ट अपडेट और प्रोडक्ट स्कीम टू रिटेलर। अब रिटेलर को पता कैसे चलेगा कि कौन से प्रोडक्ट को क्या स्कीम है, कौन से प्रोडक्ट का क्या रेट है, कौन बताएगा, होलसेल बताएगा, क्योंकि होलसेल को ये पूरी जानकारी कंपनी देती है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रिटेलर को बताए, पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन दे। अब आपने मार्केट में ऐसे भी होलसेलर देखे होंगे कि किसी होलसेल के पास स्कीम है और किसी होलसेल के पास स्कीम ही नहीं है। आपने देखा होगा ना, किसी को एक्सपीरियंस है अगर आप रिटेल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दो दो अलग डिस्ट्रीब्यूटर के पास अलग अलग स्कीम होती है, या कई बार एक के पास होती है, एक के पास होती है नहीं है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मतलब जैसे कि कंपनी से जो स्टॉक परचेस करता है वो कंपनी से डायरेक्ट परचेस करने वाला ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर होता है, और एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से परचेस करता है, जो कंपनी का ऑथोराइज नहीं होता है, उसको हम बोलेंगे अंडर कटर, ट्रेड कटर। ठीक है, तो अगर आप शुरुआत में कोई बिजनेस शुरू करते हैं होलसेल में तो आप अंडर कटिंग में शुरू करेंगे, कंपनी का डायरेक्टली होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन आपको नहीं मिलेगा। इसका कारण भी ये है कि कंपनी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर को जब सिलेक्ट करती है वो देखती है कि उसका नेटवर्क कितना है, कितने रिटेलर उससे कनेक्टेड है, उसकी डेली ऑर्डर कितनी है, उसका जो बैलेंस है, बैंक स्टेटमेंट बोल सकते हैं, तो डेली कितना होता है और मंथली कितना होता है, ये सारा चेक करने के बाद कंपनी उसको डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अलाउ करती है। और अगर आप नए हैं तो आपका ये सारा तो जीरो रहेगा, मतलब आपका कनेक्शन है ही नहीं, आपने शुरू नहीं किया। तो इस ऐसे में आप क्या करेंगे कि जो कंपनी का डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है उससे परचेस करेंगे और वो रिटेलर को सेल करेंगे। आपको जो रिटेलर को मार्जिन है वही देना है, उसमें कोई कम ज्यादा नहीं करना है, खाली आपका जो मार्जिन रहेगा ना वो थोड़ा डिडक्ट हो जाएगा। जैसे कि 10% एवरेज मार्जिन रहेगा, 8% आपको मिलेगा उसमें मार्जिन। ओके, तो ये होलसेल का रोल होता है, ये होता है फार्मा होलसेल का ओवर, मतलब हमने जस्ट देखा कि फार्मा होलसेल क्या होता है। ओके, ये पॉइंट समझ में आए सबके, एवरीवन? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। थैंक यू। अब बात करेंगे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप पूरे आज हम जानेंगे कि एक्चुअली होलसेल क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले जैसे आपने बताया अरुण जी की गाइड करना रिटेलर को अबाउट वेरियस ब्रांड्स एंड कंपनी, जैसे कि आपको स्कीम तो बतानी है सारी, लेकिन आपको ये भी बताना है कि भाई मेरे पास कौन से ब्रांड है, मेरे पास सारे ब्रांड तो नहीं है, मेरे पास सारी कंपनीज तो नहीं है। तो होलसेल रिटेल को पता कैसे चलेगा कि आपके पास ऑर्डर कौन सी करनी है? तो इसके लिए सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपको उसको ये देनी है कि मेरे पास कौन सी कंपनी है और कौन से ब्रांड है। और ये आप कैसे पता करवा सकते हैं, मतलब हर एक को थोड़ी आप ये पूरा नाम बता देंगे, वर्चुअल मतलब वर्बली थोड़ी बताएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कैसे बता सकते हैं रिटेल को? इसके लिए एक कंपनी का जैसे कैटलॉग होता है वैसे आप कैटलॉग बना सकते हैं, प्रोडक्ट कैटलॉग बोलते हैं उसको। ठीक है,
तो आप अभी भी आप कहीं भी मार्केट में जाइए और किसी भी होलसेल को कैटलॉग मंगाइए, वो आपको एक तो मे बी हार्ड कॉपी देगा, लेकिन बहुत बार आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। वो पीडीएफ करेगा आपको कि ये कंपनी के सारे, ये कंपनी और ये ब्रांड्स हमारे पास अवेलेबल है, आप ये देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंगली ऑर्डर कर लीजिए। ओके, तो ये काम है एक होलसेल का कि रिटेल को बताना कि मेरे पास क्या है जो आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हेल्प रिटेलर टू मेंटेन प्रॉपर रिक्वायर्ड स्टॉक बाय डेली कनेक्शन। आप रिटेलर को कॉल करके ऑर्डर निकालेंगे ना, आप ऑर्डर कैसे मिलेगी? आप रिटेल को कॉल करेंगे, रिटेलर को पूछेंगे कि ये आपके पास इसकी ऑर्डर है क्या, इसकी ऑर्डर है कि ये क्यों पूछते हैं? अल्टीमेटली आपका गोल है कि आपका सेल करना, लेकिन उसके पीछे दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम है कि आप रिटेलर को बोलते हैं कि अगर आपके पास स्टॉक खत्म हुआ है या खत्म होने जा रहा है तो आप हमसे मंगा लीजिए और मेंटेन करिए स्टॉक, क्योंकि आपका कस्टमर बाउंस ना हो। समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि आप रिटेलर को हेल्प कर रहे हैं कि उसका प्रॉपर स्टॉक मेंटेन हो डेली बेसिस पे, क्योंकि इसको डेली कॉल करना पड़ता है। ठीक है, रिटेल को ऐसा नहीं कि एक दिन में कॉल किया, एमआर जैसा नहीं है कि 15 दिन में एक बार डॉक्टर को विजिट की, वैसे आप यहाँ पे 15 दिन में एक बार कॉल करेंगे, नहीं, आपको डेली कॉल करना होता है रिटेल को। जब आप डेली कॉल करेंगे रिटेल को तब जाके आपको ऑर्डर मिलेगी। तो इसके लिए आप कॉल करके उसकी स्टॉक के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं और धीरे धीरे आपको पता भी चलेगा। जैसे कि मान लो आप किसी रिटेल को डेली कॉल कर रहे हैं, 15 दिन में, 1 महीने में या 2 महीने में आपको पता चलेगा कि इस रिटेल के पास कौन कौन से स्टॉक जाते हैं, इसकी ऑर्डर क्या होती है। बेसिकली स्पेसिफिक ऑर्डर ही रहती है हर कोई रिटेल की, तो आपको पता चलेगा कि अरे इसका ऑर्डर ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मंगाता है, ये एक बॉक्स, एक कार्टन, 10 बॉक्स मंगाता है, तो उसका स्टॉक हमें मेंटेन करना चाहिए। तो बेसिकली ये आप रिटेल के लिए भी कर रहे हो और आपकी नॉलेज भी बढ़ा रहे हैं कि ये इसका रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, तो सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। तीसरा है टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद द डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर और C&F और सुपर स्टॉकिस्ट। अब ये रिटेल का हमने देखा, अब हमें डिस्ट्रीब्यूटरशिप से भी मेंटेन करना है रिलेशनशिप। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हो, C&F हो, सुपर स्टॉकिस्ट, जहां से आप स्टॉक ले रहे, अगर क्योंकि उस अगर रिलेशनशिप मतलब क्या है कि प्रॉपर बिलिंग, टाइम टू टाइम पेमेंट ये करना है। ओके, और जो एक पर्टिकुलर टाइम, जैसे कि महीने में 1 बार या 2 बार ऑर्डर देना है कब, ये और एक सिस्टमेटिक होना चाहिए काम। ठीक है, तो एक सिस्टम मेंटेन करिए जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटर को भी आसानी हो, जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी को भी आसानी हो आपको स्टॉक डिलीवर करने में। ओके, सो थर्ड है टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप। नेक्स्ट है हेल्प एंड गाइड रिटेलर टू बूस्ट सेल बाय प्रोवाइडिंग सम बिजनेस इनसाइट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे होलसेल, अगर आप एजेंसी शुरू करते हैं ना, तो आपका ये काम नहीं है कि भाई आ गए, जो रिटेलर आ गए उसको जो चाहिए आपने दिया और वो गया। ठीक है, ये तो आप बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो नए रिटेलर होते हैं, स्पेशली ये जो फोर्थ पॉइंट है, ये एप्लीकेबल है आपका जेनेरिक होलसेल है तो, क्योंकि जेनरिक वाले को आइडिया नहीं होती है, जेनरिक जो रिटेलर है उसको आइडिया नहीं होती है कि कौन सा मेडिसिन कितना प्रॉफिट मार्जिन है उसको, या कौन सा मेडिसिन सेल करना चाहिए। ठीक है, या कौन से ब्रांड रखने चाहिए अपने पास। मेरा खुद का एग्जांपल देता हूँ। मैंने जब रिटेल शुरू किया था, लगभग 2013 में शुरू किया था, उस टाइम मुझे आइडिया नहीं थी जेनरिक के बारे में। तो जब भी कोई पेशेंट आता है, सर दुख रहा है तो पैरासिटामोल चाहिए, तो मैं पैरासिटामोल क्रोसिन दे देता। ठीक है, तो मुझे एक डिस्ट्रीब्यूटर ने बताया कि अरे भाई क्रोसिन नहीं देना है क्योंकि उसमें प्रॉफिट मार्जिन है नहीं। अब कितना क्रोसिन दोगे और कितना कमाओगे उसमें? आप एक काम करिए, आप सिप्ला का ये पैरासिट ले लीजिए, ये जेनरिक है और इसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। तो कस्टमर जो काउंटर पे आते हैं, इसमें आपको ये प्रोडक्ट देने जिससे आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। तो आप इस प्रकार किसी को भी प्रॉपर गाइड कर सकते हैं, स्पेशली नए रिटेलर को। जो पुराने वाले उसको बताने की जरूरत नहीं है, उसको ऑलरेडी आइडिया होती है, लेकिन नए रिटेलर्स को ये गाइड करना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट है हेल्प रिटेलर टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट मार्जिन बाय प्रोवाइडिंग कैश डिस्काउंट और प्रोडक्ट स्कीम। जैसे कि प्रोडक्ट स्कीम, मैंने अभी आपको बताया कि कंपनी ने प्रोडक्ट स्कीम दी है, वही प्रोडक्ट स्कीम फॉलो करनी है आगे। तो कंपनी ने मान लो कल तो प्रोडक्ट स्कीम नहीं थी, आज 10+1 प्रोडक्ट स्कीम आई है, तो फायदा किसका हो रहा है? रिटेलर का ही हो रहा है। अब जो रिटेलर 10 बॉटल लेता था, जिसको प्रोडक्ट स्कीम नहीं थी फिर भी लेता था क्योंकि डिमांड है, अब वो 1 बॉटल फ्री में लेगा क्योंकि उसको 10% और एडिशनल मार्जिन मिलेगा। तो ये आप उसको प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा रहे हैं उसका। कैश डिस्काउंट
चाहे वो तो आपके ऊपर है, चाहे 2% दो, 3% दो, 4% दो, लेकिन कैश डिस्काउंट देना अभी जरूरी है। अब जीरो कैश डिस्काउंट किसको देते हैं? जो बिल क्रेडिट है, ठीक है, या बहुत लॉन्ग क्रेडिट है, उसको कैश डिस्काउंट नहीं देना होता है। लेकिन जो कैश, अभी नाम ही है ना कैश डिस्काउंट, कैश में जो परचेज करेंगे उसको हम डिस्काउंट देंगे, कैश डिस्काउंट। ओके, तो हम कैश डिस्काउंट देके उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा रहे हैं। जैसे कि मान लो उसको 20% ऑलरेडी मिल रहा है, लेकिन फिर भी आपने 3% कैश डिस्काउंट दिया, तो उसको प्रॉफिट मार्जिन कितना मिला? 23%, राइट? तो 3% आपने बढ़ा के दिया, तो ये हेल्प आप कर रहे हैं उसकी, जो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा के दे रहे हैं। नेक्स्ट है टू गाइड फॉर रिटेलर फॉर अदर एरिया डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे कि आपके पास कंपनी है सिप्ला, अल्केम, ब्लूपिन, सन, ठीक है, अब उसको चाहिए जाइडस, उसको चाहिए मैनकाइंड, उसको चाहिए हेट्रो, वो कंपनी तो आपके पास नहीं है, तो आपको उसको गाइड करना चाहिए कि अरे भाई ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, उसके पास जाओ, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एरिया के दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में भी आपको बताना है। देन नेक्स्ट, आपके इंटरनल स्टाफ को, आपका जो स्टाफ होता है जो बिलिंग के लिए कॉल करता है, जो जो जब भी कोई ऑर्डर आती है तो उसमें गुड्स कहाँ से निकालना है, उसको डिस्पैच करना है, ये काम करता है। या फिर जो रिटेल काउंटर में जाके ऑर्डर लेने वाले ऑर्डर बॉयज होते हैं, या फिर जो डिलीवरी देने वाले डिलीवरी बॉयज होते हैं, ये सारे लोगों को आपको गाइड करना है, क्योंकि मेडिसिन की जानकारी बहुत जरूरी है। अगर मान लो कोई मेडिसिन उसने बताया अलग पावर की है 10 mg और उसने दिया 20 mg, या उसने अलग ही दे दिया, तो ये गड़बड़ हो गई ना। फिर आपका बिल, एक तो उसको चाहिए वो तो नहीं मिला, एक तो वो बोलेगा कि मुझे चाहिए वो नहीं मिला और कस्टमर अर्जेंट था, और इसमें आपकी ही गलती हो गई, राइट? तो आप इसके पहले स्टाफ को बताइए कि जो मेडिसिन है उसकी जानकारी ले, पूरा जो आपका जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें नॉलेज होती है पूरी, कौन से एमजी का कितने का स्टॉक है, ये सारा, ठीक है। और इवन कभी कभार क्या होता है ना, नया स्टाफ जब ज्वाइन होता है तो अगर कोई पूछता है कि अरे मेरी सीएन कितनी है, क्रेडिट नोट कितनी है, तो उसको मालूम नहीं होता है क्रेडिट नोट है क्या, तो उसमें लिखा हुआ होता है कि उस सॉफ्टवेयर में ही उसका उस पार्टी का क्रेडिट नोट पर्टिकुलर है, वो डिडक्ट करना है आपको। तो ये जो छोटी छोटी चीजें उसके बारे में आपको गाइड करना है आपके स्टाफ को। ओके, तो गाइड एंड ट्रेन ऑल स्टाफ अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी एक आपका रोल है। एंड लास्ट वन, टू नो अपडेट्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट स्कीम फ्रॉम द कंपनी ऑन रेगुलर बेसिस। कंपनी को पूछना है कि कंपनी कई बार आपको एनालिसिस भी देती है कि अगले महीने से ये प्रोडक्ट स्कीम बदलने वाली है, या अगले महीने से कई बार ये भी होता है कि ये प्रोडक्ट स्कीम है ना, ये सिर्फ 15 दिन के लिए आई है, अभी उसके बाद प्रोडक्ट स्कीम नॉर्मल रहेगी। तो आप बल्क में भी परचेस करके अपने पास स्टॉक रख सकते हैं, जो आपको रिटेलर को बाद में मतलब जो मार्केट में जब प्रोडक्ट स्कीम खत्म होगी लेकिन आपने स्टॉक ज्यादा उठाया है बल्क में, तो आप फिर भी दे सकते हैं, तो आपका सेल ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ये चीजें भी होती है। और कई बार आपका अगर मार्केटिंग टीम के साथ काफी अच्छा रिलेशन है, ये एक पॉइंट आपको ये नोट डाउन करना है कि मार्केटिंग टीम के साथ भी रिलेशनशिप मेंटेन करना, ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटर का काम है एमआर के साथ, क्योंकि एमआर बताता है रिक्वायरमेंट्स क्या है मार्केट में, एमआर ये भी बताता है कि कंपनी के तरफ से नए नॉर्म्स, नए प्रोडक्ट स्कीम क्या लॉन्च होने वाली है। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको लेनी है रेगुलर बेसिस पे। ओके, ये समझ में आया आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज? एक क्वेश्चन है जी, कि एमआर क्यों मुझे बताएगा कौन सा स्कीम है? वहाँ पर अगर मेरा इलाका में 2-3 होलसेलर सेम कंपनी का है तो मुझे क्यों बताएगा वो? ये रिलेशनशिप पे मेंटेन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है एमआर नहीं बताएगा। तो एमआर का रोल ये होता है कि वो प्रोडक्ट बताएगा, लेकिन आपका डायरेक्टली कनेक्शन होता है कंपनी से। जब भी आप कॉल करोगे कंपनी को, C&F को कॉल करोगे और C&F आपको बताएगा प्रोडक्ट स्कीम क्या है। अगर एमआर नहीं बताता है तो वो तो डेफिनेटली बताएगा, लेकिन एमआर से अगर आप रिलेशनशिप मेंटेन करते हो, ठीक है, तो ये आपकी हेल्प करेगा। अभी एक टॉपिक में हम इसके बारे में बात करेंगे कि एमआर क्या हेल्प करेगा, कि उसकी पीओबी होती है। पीओबी मालूम है ना आपको, कि रिटेल से वो ऑर्डर लेके आता है और वो में भी आपको दे सकता है, ठीक है, तो आपका स्टॉक लिक्विडेट हो जाएगा। तो ये फायदा है एमआर से रिलेशनशिप मेंटेन करने का। और कई बार एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं रहती, क्या होता है ना, एमआर को अगर 2-3 चीजें अच्छी भी बोलोगे, आप थोड़ा समय दोगे उसको जो बोल रहा है वो ऑर्डर के बारे में, क्योंकि मोस्टली क्लोजिंग में एमआर ज्यादा आपके पास डिमांड करेंगे कि ये ऑर्डर डालो, वो ऑर्डर डालो, ठीक है, एनालिसिस करके ऑर्डर डालना है। लेकिन अगर एमआर से रिलेशनशिप अच्छी हो गई, या आपके एमआर ही नहीं, आपके एरिया मैनेजर भी होते हैं, जोनल मैनेजर भी होते हैं,
तो आपको वो इंफॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उनको सेल करना है, ठीक है। जैसे कि मान लो किसी कंपनी का प्रॉपर स्कीम आ रहा है, अगले महीने में आ रहा है, तो उनकी प्रोडक्ट मीटिंग, साइकिल मीटिंग होती है एमआर की, तो उसमें बताते हैं वो कि अभी अगले महीने से ये स्कीम आने वाली है, तो आप काउंटर रेडी रखो, जो काउंटर में ये सेल होने वाला है उस काउंटर को अभी से बता दो कि ये प्रोडक्ट स्कीम आने वाली है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि हाँ ठीक है मैं ऑर्डर करता हूँ। तो आपका अगर रिलेशनशिप अच्छा है एमआर से, तो एमआर आपको पहले ही बताएगा, ठीक है। और आप क्या करेंगे कि आप ऑर्डर करेंगे वो पर्टिकुलर स्टॉक जो स्कीम वाला है, तो वो एमआर ये भी रिकमेंड करेगा कि इस पर्टिकुलर एजेंसी के पास ये स्टॉक अवेलेबल है, तो आपका सेल ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज है, जब रिलेशनशिप होता है नहीं भी है तभी प्रोडक्ट स्कीम के बारे में जानकारी आपकी होती है, बट लॉस ये होता है कि काउंटर का ऑर्डर आपको मिलेगा कि नहीं ये डिपेंड है। अगर मान लो कोई रिटेल का आपका डायरेक्ट कनेक्शन है तो वो आपको ही ऑर्डर मिलेगा, लेकिन कोई रिटेल का आपका कनेक्शन है ही नहीं, आपकी एजेंसी उसके लिए नहीं है, तो ये जो एमआर बोलेगा मे भी उसको वो प्रेफरेंस दे सकता है, ओके। वो चीजें होती है। लेकिन प्रोडक्ट स्कीम जो आप बोल रहे हैं, तो वो आपको कंपनी की जानकारी मिलती है, एक मेल आता है बेसिकली, जब भी कोई प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च होती है तो कंपनी आपको मेल करती है कि ये प्रोडक्ट स्कीम ये दिन से लॉन्च हो रही है, ओके। तो वो चीजें होती है, बट थोड़े दिन पहले ही एमआर को पता चलता है इस चीज के बारे में, यही डिफरेंस है, ओके। समझ में आया आपकी? यस, किसका जी क्वेश्चन सर। था? ओके, ठीक है, ठीक है। तो अब ये स्लाइड समझ में आई आपके, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एवरीवन? सबको Yes, समझ sir. में आया जी, थैंक यू। अब हम बात करेंगे एडवांटेज। देखा होगा ना, कई सारे जनरेशन टू जनरेशन एक ही एजेंसी है, उनके पास ये कंपनी है, जैसे जीएसके, सैनोफी, फाइजर एक के पास ही है, और कई सालों से वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है, राइट। मतलब इसका मतलब क्या हो, ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है, मतलब कंटिन्यूअस जनरेशन टू जनरेशन आप कर सकते हैं। और इसका फायदा ये है कि जैसे कि मान लो आपके पास एबॉट कंपनी है, और एबॉट का सेल कितना है आपके एरिया में, एबॉट की मार्केटिंग टीम है, एबॉट का ऑलरेडी ब्रांड है, तो डॉक्टर जो भी लिखेंगे वो रिटेलर आपसे ऑर्डर करेगा, अगर आपके कनेक्शन अच्छे है और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है तो आपको एफर्ट्स लेने की जरूरत होती है क्या एक समय के बाद? नहीं, आपको ऑटोमेटिकली ऑर्डर आने लगती है, राइट। तो ये एक एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम भी बनता है आपका। एक्टिव मतलब आप वहां पे हो, और कई कबार पैसिव भी होता है। पैसिव मतलब आप ना हो वहां पे, लेकिन फिर भी सेल आ रहा है, ओके। तो ये एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम शुरुआत में होगा, फिर पैसिव भी होता है, और ये लॉन्ग टर्म बिजनेस होता है, फैमिली टू जनरेशन आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरर और मार्केटिंग टीम से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। मतलब आप स्टॉक कहां से लेंगे? मैन्युफैक्चरर से। मार्केटिंग टीम आपके साथ हमेशा रहेगी, जो मे बी ये मंथ एंड में आपको ऑर्डर के लिए आएंगे वो, अदरवाइज इन बिटवीन कोई स्टॉक खत्म हो गया, प्रोडक्ट्स की स्कीम अपडेट हुई, ये सारी जानकारी देने के लिए आपके पास आएंगे। तो आपका कनेक्शन स्ट्रांग होता है ना, इससे क्या होता है, आपका कनेक्टिविटी बढ़ता है। तो जितना आपका नेटवर्किंग ज्यादा है उतना आपका रीच अच्छा बढ़ेगा। जैसे कि आपकी एजेंसी का नाम अगर काफी अच्छा है तो रिटेलर ऑटोमेटिकली आपके पास ऑर्डर करेंगे। जो नए रिटेलर है वो तो ऑर्डर करेंगे ही करेंगे, और नए रिटेलर की ऑर्डर बहुत ज्यादा होती है शुरुआत में, जो पहली ऑर्डर होती है। इसके लिए आप अपना रेपो बना के रखें मार्केट में। आपका जितना अच्छा रेपो है उतना अच्छा आपका बिजनेस चलेगा, ओके। देन नेक्स्ट है मोनोपोली अपॉर्चुनिटीज। मोनोपोली मतलब क्या? मोनोपोली मतलब आपके पास जो सर्विसेज दे रहे हो वो किसी के पास नहीं है, या बहुत कम लोगों के पास है, ओके। तो यहाँ पे आप मोनोपोली अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अब यहाँ पे एफएमसीजी है, जैसे कि एफएमसीजी में कौन सी कंपनी है, कोई मुझे बताएगा एफएमसीजी की टॉप कंपनी कौन सी है हमारे इंडिया की? एफएमसीजी मतलब कॉस्मेटिक्स में टॉप कंपनीज कौन कौन सी है जी बताइए। HUL है, गोदरेज। हिंदुस्तान यूनिलीवर। ओके, हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तानी, HUL बराबर। और ITC, बॉटिक। ओके, ठीक है। जैसे कि आपने बताया हिंदुस्तान यूनिलीवर, ओके। HUL कंपनी, PNG, ओके, प्रॉक्टर एंड गैम्बलर, या जो डेटॉल बनाती है रेकिटन बेंकिसर, या फिर परपेटी, ओके, या फिर आपने बताया गोदरेज, ओके।
तो ये कंपनीज क्या है कि इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो हमारे होलसेल में जो एलोपैथिक या जेनरिक जैसी कई लोगों के पास दिया है ऐसा नहीं होता है। ये एक पर्टिकुलर एरिया में एक ही होलसेल देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी को मालूम है कि हम मार्केटिंग टीम हमारी स्ट्रांग है, हम डिजिटल मार्केटिंग काफी अच्छी करते हैं, हमारा जो मार्केटिंग टीम है, जो ऑर्डर बॉयज है वो मार्केट में घूम रहे, तो एजेंसी को एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं होती इस केस में। एजेंसी का सेल ऑटोमेटिकली होता है क्योंकि कंपनी वहां पे बहुत ज्यादा पुश करती है प्रोडक्ट्स को। तो ऐसे केस में वो कंपनी क्या करती है कि ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं देती, एरिया में एक या दो ही डिस्ट्रीब्यूटर देती है। मान लो पीएनजी कंपनी का डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपके पास है, ठीक है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपके पास है, तो आपका स्टॉक कितना, मतलब सेल कितना ज्यादा होगा, क्योंकि एरिया में आप अकेले ही हो, और आप जो भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप शुरू करेगा उसको भी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं मिलेगा आसानी से, तो वो भी परचेज आपसे करेगा, रिटेलर भी परचेज आपसे करेगा। और एफएमसीजी का क्या है कि मेडिकल स्टोर में ही नहीं जाते, वो कहाँ पे जाते हैं, वैरायटीज के जो स्टोर होते हैं गिफ्ट्स वाले, वहां पे भी आपके जा सकते हैं जो ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो, ओके। और किराना स्टोर्स में भी जा सकते हैं, राइट, जो फूड रिलेटेड आइटम्स हो, तो हर एक जगह से आपको ऑर्डर मिलेगी। तो यहाँ पे क्या हो गई, मोनोपोली क्रिएट हो गई, ओके, समझ गए। ये है एफएमसीजी। नेक्स्ट है पीसीडी। पीसीडी मतलब क्या आइडिया है किसी को, क्या? ओके, पीसीडी ये है कि प्रोपोगंडा कम डिस्ट्रीब्यूटरशिप, ओके। इसमें क्या होता है ना, एक कंपनी है, जैसे कि मान लो एक मेरी कंपनी है, मेरे 50 प्रोडक्ट है, 50 से 60 प्रोडक्ट है, मैं सेल नहीं करूंगा डायरेक्टली, जैसे कि मैं मार्केटिंग टीम रख के सेल नहीं करूंगा, मैं दूंगा फ्रेंचाइजी किसी को, ठीक है। तो मैं किसी होलसेल को बताऊंगा कि भाई तू मेरे 10 प्रोडक्ट रख, ओके, और आपके तुम्हारे जो एरिया में मैं जो बताऊंगा प्रोडक्ट जो आपको दूंगा वो किसी को नहीं दूंगा, मतलब उसका सेल आप अकेले ही करेंगे, आपके पास ही वो प्रोडक्ट अवेलेबल रहेंगे। तो वो क्या हो गई, मोनोपोली हो गई, राइट। क्योंकि मान लो उसका कोई प्रोडक्ट रिटेल में सेल हो रहा है, तो वो परचेस कहाँ से करेगा, आप ही से करेगा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन ही नहीं है उसके पास, ठीक है। तो ये मोनोपोली क्रिएट करने का एक तरीका है। और नेक्स्ट है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी ऐसे ही है, उसमें आप खुद भी कर सकते हैं थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के भी कंपनीज आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप देगी जो आप अकेले के पास भी दे सकती है, ठीक है। तो इससे आप मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। मोनोपोली मतलब आपके एरिया में आप जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो मार्केट में बहुत कम लोगों के पास है या नहीं है लोगों के पास, ओके। तो जो एक तो आप एफएमसीजी में जो रेट दे रहे हैं वो किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर आप है, ओके। जो ऑफर देंगे वो आपके पास फर्स्ट आएगी, ओके। पीसीडी का भी ऐसा ही है, थर्ड पार्टी का भी ऐसा ही है। तो अपॉर्चुनिटी आपके पास ज्यादा होती है मोनोपोली क्रिएट करने की, ओके। अब यहाँ पे हम ये पॉइंट कवर किया मोनोपोली। देन एरिया का लिमिट है क्या, नहीं, कि जैसे कि मान लो रिटेल का कैसा है ना कि रिटेल में आप जिस एरिया में हो उसी एरिया के कस्टमर आएंगे 1-2 किलोमीटर के, लेकिन होलसेल में ऐसा है क्या, नहीं है। होलसेल में किसी भी एरिया में आप जा सकते हैं, आपके एरिया में, और वहां से ऑर्डर जनरेट करके लेके आ सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है हाई टर्न ओवर बिजनेस। अब ये बल्क वाला बिजनेस है। अब ये बल्क वाला बिजनेस कैसे, जैसे रिटेलर जो कस्टमर परचेस करता है वो कैसे करता है, 1 गोली 2 गोली, कई कबार 6 गोली, कई कबार 1 स्ट्रिप, राइट। इससे ज्यादा तो परचेस नहीं करता, तो वो स्मॉल परचेस होता है रिटेल में कस्टमर का। लेकिन यहाँ पे रिटेलर कैसे परचेस करेगा, 1 स्ट्रिप बल्क में, 1 स्ट्रिप 10 स्ट्रिप, ओके, जैसे कि 10 बॉक्स, ओके, जैसे कि एक कार्टन, जैसे 24 बॉटल्स का एक कार्टन होता है, तो बल्क परचेस होगा। परचेस बल्क में होगा, इसके लिए ऑटोमेटिकली अगर आप ये सोच रहे हैं कि रिटेल को 20% मार्जिन है और होलसेल को 10% मार्जिन है, तो रिटेलर ज्यादा कमा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। रिटेलर का परचेस पावर कम होता है, मतलब जो सेल हो रहा है वो कॉम्पिटिटिवली कम होता है, और जो सेल होलसेल का होता है वो कॉम्पिटिटिवली बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, बल्क में होता है। तो वो नॉट ओनली एक रिटेलर को, कई सारे रिटेलर को सेल करता है, कई सारे हॉस्पिटल्स को सेल कर सकता है, ठीक है। और बाकी भी कई सारे ऑप्शंस है, जैसे ऑनलाइन भी सेल होता है, या फिर सर्जिकल का होता है, ओटीसी का होता है ऑनलाइन, अदरवाइज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को भी सेल कर सकता है, राइट। तो कई सारे ऑप्शंस है उसके पास जिसमें बल्क में परचेस कर सकते हैं, ओके। तो ये हाई टर्नओवर का बिजनेस है, ये एक एडवांटेज है। नेक्स्ट, आफ्टर गुड नेटवर्किंग मेनी न्यू कंपनी अप्रोचेस विद गुड क्रेडिट एंड प्रॉफिट मार्जिन। अब ये क्या है कि आपका नेक्स्ट लेवल का एक एडवांटेज है। जैसे कि मान लो आपने शुरुआत किया, ओके,
और 4-5 साल के बाद अगर आपकी पास कंपनीज आ गई, 3-4 कंपनी डायरेक्ट आ गई, मार्केट में भी आपका काफी अच्छा रेपो है, कई सारे रिटेलर आपसे कनेक्टेड है, ओके। और ऐसे केस में नई कंपनी है, फॉर एग्जांपल मान लो एक नई कंपनी है और नई कंपनी को डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर कौन सा ढूंढेगी? जिसका काफी अच्छा रेपो है मार्केट में, जो मतलब जो भी स्कीम कंपनी देती है वही फॉरवर्ड करता है, ओके। और साथ में उसका पेमेंट जो टर्म्स है वो भी काफी मतलब जो फॉलो करता है, ठीक है, किसी का ड्यू वगैरह नहीं रखता। तो ऐसा अगर आप इमेज करते हो तो कई सारी नई कंपनीज आपको अप्रोच करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि आपकी पॉलिसीज अच्छी है, क्योंकि आपका काम करने का तरीका अच्छा है, ओके। और आपको क्रेडिट भी दे सकती है और प्रॉफिट मार्जिन भी दे सकती है। क्रेडिट मतलब क्या होता है कि आप जब किसी एज अ होलसेल किसी भी कंपनी से परचेस करते हो तो आपको क्रेडिट मिलता है कि नहीं मिलता है? शुरुआत में आपको कैश में ही परचेस करना होता है, तो कैश में परचेस करेंगे और फिर आपको रिटेल को क्रेडिट में कई बार देना भी होता है, ठीक है। तो ये हम चैलेंजेस में बात करेंगे, क्रेडिट वाला एक चैलेंज है ही हमारे बिजनेस में। लेकिन नई कंपनीज क्या करती है कि आपको पहले दिन से ही क्रेडिट आपको दे सकती है, क्योंकि वहां पे जरूरत किसको है? कंपनी को जरूरत है। अब यहाँ पे शुरुआत में आप कंपनी से कनेक्टेड रहते हो तो कंपनी को जरूरत नहीं है, कंपनी का तो सेल चल रहा है, आप नए हो मार्केट में, इसलिए आप कंपनी के पास जाते हो, तो वो क्रेडिट नहीं देंगी, ओके, वो आपको कैश में ही परचेस करना है। लेकिन अगर कंपनी को जरूरत हो तो कंपनी को आप डिमांड कर सकते हैं कि 1 हफ्ते का क्रेडिट मुझे चाहिए, या फिर एक कंडीशन ऐसे भी डाल सकते हैं जैसे मंथ एंड होता है, फॉर एग्जाम्पल 30 तारीख को जितना जितना स्टॉक गया उतना स्टॉक का आपको पेमेंट मिलेगा। आपको मतलब बहुत सारे लोग यही करते हैं, जो नई नई कंपनीज होती है, जो थर्ड पार्टी पीसीडी या पीसीडी वाली कंपनीज होती है उसके साथ, ओके। तो ये आपको आप अकॉर्डिंगली आप एक क्या बोलते हैं हम, एक ऐसे सिचुएशन में आएगी कि आपको लॉस कम से कम होगा, ओके। देन प्रॉफिट मार्जिन भी आपको बढ़ सकता है। जैसे कि मान लो किसी भी कंपनी का एक अच्छा एक प्रोडक्ट है जो आप काफी अच्छा सेल कर रहे हो और कंपनी को लग रहा है यार ये तो बहुत बढ़िया सेल हो रहा है, तो कंपनी को आप बोल सकते हैं कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन मुझे बढ़ा दो, मैं बल्क में परचेस करूंगा, ठीक है, तो वो भी आपको मिल सकता है। दिस इज वन ऑफ द मोर एडवांटेज ऑफ फार्मा होलसेल। इसके बाद नेक्स्ट है, आप खुद भी थर्ड पार्टी कर सकते हैं। थर्ड पार्टी मतलब क्या? आप आपके लेबल लगा के प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, इसको हम व्हाइट लेबलिंग भी बोलते हैं। जैसे कि मान लो डाइक्लोफेनाक की एक टैबलेट है, आप किसी भी मैन्युफैक्चरर से मैन्युफैक्चर करवा के लेके आएंगे, मैन्युफैक्चरर का मैन्युफैक्चरिंग रहेगा लेकिन मार्केटेड बाय आपकी कंपनी रहेगी, ठीक है, मार्केटेड बाय आपकी एजेंसी रहेगी। तो आप क्या करेंगे, उसमें ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन आपको मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप ही ओनर हो इसके, मार्केटिंग ओनर, ओके। तो आप ये भी कर सकते हैं, आगे जाके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अलग अलग एरियाज में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप होलसेल तो लगता ही है एक्सपोर्ट के लिए। और आपकी खुद के ब्रांड है या फिर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अगर किसी और कंपनी के ब्रांड है तो, ओके। एंड ओन मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, खुद की मैन्युफैक्चरिंग भी होती है। ये फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज है, आपको इसके लिए काफी अच्छा फंड लगेगा, आपको मतलब इन्वेस्टमेंट लगेगी और साथ ही आपके नेटवर्किंग लगेंगे और कनेक्शन लगेंगे, ओके। तो ये इतना इजी नहीं है थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट ओन मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन फिर भी आप ये कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में डिमांड है, आपको लग रहा है कि आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट है या फिर कई सारे लोग हैं जो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है और आपके पास अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये करना चाहिए। एंड नेक्स्ट है गवर्नमेंट सप्लाई। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में टेंडर निकलते हैं, राइट? आपको किसी को आपको आइडिया भी होगी, टेंडर निकलते हैं, तो टेंडर्स में बेसिकली इंजेक्टेबल्स होते हैं या फिर सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं या फिर जैसे डायग्नोस्टिक्स होते हैं, राइट? जैसे कि कॉटन हो गया या मास्क हो गया, ओके, या फिर जो कोविड में जो लगने वाले थे, तब एक्चुअली हॉस्पिटल्स ने कई सारे टेंडर्स निकाले, तब कई सारे होलसेलर से उन्होंने परचेस किया। आज भी कई सारे इक्विपमेंट्स वो थर्ड पार्टी से परचेस करते हैं, ओके। तो आपका इसके लिए थोड़ा कनेक्शन होना चाहिए गवर्नमेंट सप्लाई के लिए। आपकी एरिया में अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ओके, तो उसका टेंडर कब निकलता है वो देखिए, उसमें एक प्रोसीजर होती है, हम इसके बारे में डिटेल में एक हेड चैप्टर हमारा, फिर भी शॉर्ट में बता दो। तो इसमें क्या होता है ना, पहले तो एडवर्टाइज निकलती है, उसको अप्रोच करना होता है। पहले आप एलिजिबल हो कि नहीं वो देखेंगे, आपके डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे, आपके पास रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मतलब डॉक्यूमेंट्स है, तब जाके आप इसको एलिजिबल होते हैं। फिर आपको उसकी फीस पे करनी होती है
फिर आपके पास एक की मिलती है। की मतलब क्या होता है ना, वो ऐसा होता है कि आप उनके साइट पे जाएंगे और उन्होंने दिया हुआ जो डिजिट है वो आपको वहां पे एंटर करना है। उसके बाद आप वहां पे कोटेशन फिलअप कर सकते हैं कि आप जो रेट दे रहे हैं वो वहां पे देना है, ठीक है। जैसे कि वहां पे 1000 बॉक्स की ऑर्डर है, तो आप रेट 10 रुपए से दे रहे हैं, ठीक है। तो 10 रुपए का आपको वहां पे बताना है। आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी वहां पे चेक की जाएगी और फिर आपको अप्रूवल मिलेगा, यस नो वहीं पे हो जाएगा, ओके। तो वो चीजें हैं, थोड़ा समय लगता है इस चीज के लिए, लेकिन कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि वहां पे थोड़ा पॉलिटिक्स चलता ही है कि अगर किसी की कनेक्शन स्ट्रांग है तो अप्रूवल वहां पे इजी मिलता है। तो वो चीजें हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी है इसमें। नेक्स्ट है मार्केटिंग टीम ऑफ कंपनी हेल्प्स टू इंक्रीज योर बिजनेस। अब ये देखिए, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया सेनोपी कंपनी, एबॉट कंपनी, एबॉट कंपनी में मैंने बताया कि एबॉट कंपनी का सेल ऑटोमेटिकली आपका हो जाए क्योंकि आप उसके ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर हो। तो आपको ज्यादा एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं होती। जो भी सेल होगा होलसेलर आपसे, जो नया वाला होलसेलर है वो भी आपसे लेगा, जो रिटेलर है वो भी आपसे लेगा। तो अल्टीमेटली जो मार्केटिंग टीम है वो भी मार्केट में काम कर रही है, वही से ऑर्डर जनरेट होगी थ्रू पीओबी हो या फिर सेकेंडरी सेल हो। जो भी सेल हो रहा है वो मार्केटिंग टीम भी आपकी हेल्प करेगी सेल करने में, क्योंकि उनको भी सेकेंडरी बढ़ रहा है उनका भी। तो सेकेंडरी बढ़ेगा तो प्राइमरी भी बढ़ेगा, तो उनका टारगेट भी अचीव हो सकता है। तो ये एक मतलब उसके पीछे का रीजन है, लेकिन मार्केटिंग टीम आपको हेल्प करेगी इसमें भी, ठीक है। तो ये एडवांटेज है फार्मा होलसेल की। ये समझ में आए आपके एवरीवन? यस। हाँ यस सर। तो फास्ट तो नहीं होना जो हो रहा ना ज्यादा, मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा एकदम? नहीं ना, ओके ठीक है। अब बात करते हैं माइंडसेट डेवलपमेंट। अब देखिए थोड़ा सा हमें इस बिजनेस के बारे में देखना, कैसे देखना चाहिए ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये बिजनेस छोटे इन्वेस्टमेंट का नहीं है। अगर आपके पास 1 लाख 2 लाख 5 लाख अमाउंट है तो ये बिजनेस नहीं शुरू कर सकते। आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, क्योंकि आप यहाँ पे परचेस, क्योंकि रिटेल का ऑर्डर होता है बल्क में होता है। रिटेल कभी 1000 2000 में परचेस नहीं करेगा। हाँ वो रोज करेगा, लेकिन महीने में उसका 30,000 होगा जाएगा, जैसे अगर 1000 करता है। तो बेसिकली आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी है। इन्वेस्टमेंट इन द सेंस आप शुरुआत में भी इन्वेस्ट करोगे और आपके पास रोलिंग मनी भी होना चाहिए। जैसे शुरुआत में मैंने जैसे बताया ना, कंपनी को आपको पेमेंट करना होता है, एडवांस पेमेंट करना होता है, और फिर गुड्स आते हैं आपको, और फिर आप लिक्विडेट करेंगे, और फिर आप कंपनी को जब खत्म होते हैं मेडिसिन तब आपको फिर ऑर्डर करनी होती है। और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर का भी ऐसा ही थी। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको कई कबार ऐसा कम ऑर्डर नहीं देते, कम से कम 50,000 या 1 लाख के ऑर्डर चाहिए आपके पास, तब जाके वो ऑर्डर लेते हैं। ये भी चीज है, डिपेंड है डिस्ट्रीब्यूटर टू डिस्ट्रीब्यूटर, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है, ओके। ये डिपेंड है, इन्वेस्टमेंट डिपेंड है आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर का टाइप है उस पर। आयुर्वेदिक की बात करें तो कम इन्वेस्टमेंट लगेगी, देन अगर होम्योपैथी की बात करेंगे तब कम लगेगी, लेकिन जेनरिक में थोड़ा लगेगा, सर्जिकल में भी लगेगी इन्वेस्टमेंट। हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट लगेगी एफएमसीजी में। एफएमसीजी में तो इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा लगती है, लाइक 50 lakhs एंड अबो, ओके। और कई कबार सिक्योरिटी डिपॉजिट भी रखना पड़ता है कंपनी के पास। और एलोपैथिक का भी है तो उसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट लगेगी, ओके। तो ये इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, ये दिमाग में रखिए। आज आपके पास जो अमाउंट है, मान लो आपके पास 10 लाख है, 10 लाख डाल के शुरू किया तो आप फंस सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, क्योंकि आगे जाके आपको पेमेंट, क्योंकि इसमें आपको रिटेलर को भी क्रेडिट देना है। आपको पैसे बचेंगे क्या, मतलब आप मेडिसिन दे देंगे, वहां से डायरेक्टली कैश आएगी ऐसा आप सोच रहे तो वो गलत है। मार्केट में क्रेडिट देना होता है। तो ये पैसे इन्वेस्ट करने वाला बिजनेस है, शुरुआत में आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। ये एक ध्यान में रखिए। दूसरी चीज, रिटेलर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास सारी कंपनी है, मेरे पास सारे प्रोडक्ट है, अभी रिटेलर मेरे पास आएंगे ही आएंगे, तो ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। रिटेलर के पास आपको जाना पड़ेगा, रिटेलर से कनेक्शन बनाना पड़ेगा, तब जाके रिटेलर आपको ऑर्डर देगा, क्योंकि हर एक रिटेलर किसी ना किसी होलसेलर से कनेक्टेड है। उसके रीजन अलग हो सकते हैं, जैसे कि किसी से क्रेडिट मिल रहा है, किसी से बेस्ट रेट मिल रहा है, किसी से अच्छी सर्विसेज मिल रही है, कोई भी हो सकता है रीजन। लेकिन आपको इसमें अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत जरूरी है, तभी जाके आपको ऑर्डर मिलेगी, ठीक है। तो जैसे कि रिटेल का कैसा है ना, अगर आप मेडिकल स्टोर और आपने काफी अच्छा
इंफ्रास्ट्रक्चर किया, आपका एरिया लोकेशन काफी अच्छा है, तो लोग आपके पास आ सकते हैं, इसका गारंटी है। लेकिन होलसेल में ऐसा नहीं है। होलसेल में आप इंटीरियर का कुछ भी रोल नहीं है इसमें। आपके पास कंपनीज है, सब है, लेकिन आपका रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अवेयर अबाउट एरिया रिटेलर एंड होलसेलर एक्टिविटीज। अब देखिए यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि होलसेल की एसोसिएशंस होती है आपकी एरिया में, डेफिनेटली होती है, तो वो देखिए कि वो आपकी एसोसिएशन है क्या। क्योंकि इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए एनओसी लगती है नई कंपनी को लेने के लिए। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। फॉर एग्जांपल आप सिप्ला कंपनी ले रहे हैं डायरेक्टली, तो आप डायरेक्ट कंपनी से कनेक्ट करके नहीं ले सकते। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक एसोसिएशन जो होती है, एसोसिएशन में सारे होलसेलर होते हैं, सारे होलसेलर के पास जाके उसके एनओसी लेनी है कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आप सिप्ला कंपनी ले रहे हैं तो। ओके, तो ये थोड़ा डिपेंडेबिलिटी होती है होलसेल में एसोसिएशन। रिटेल में ऐसा नहीं है, रिटेल में एसोसिएशन होती है, कई बार लोग मानते हैं, कई बार नहीं मानते, लेकिन होलसेल में होता है। जैसे रिटेलर के एसोसिएशन है, होलसेल की एसोसिएशन है, दोनों से कोऑर्डिनेशन रखना पड़ता है, रिलेशनशिप मेंटेन करनी होती है, क्योंकि होलसेल का रिस्क ज्यादा है रिटेल से। फॉर एग्जांपल मान लो कोई रिटेलर ने, नया रिटेलर है, ओके, और किसी ने ऑर्डर किया आपके पास 50,000 की ऑर्डर किया, आपने स्टॉक दिया और फिर धीरे धीरे उसने स्टॉक बढ़ाया, ओके, आपका रिलेशनशिप हो गया, आपसे क्रेडिट लिया और एक दिन में दुकान बंद करके वो चला गया। आप क्या करेंगे ऐसे केस में? आप क्या करेंगे? मतलब आपके पास होता ही नहीं है कुछ हाथ में, तो ये रिस्क होती है। कई बार दूसरा भी एक सिनेरियो बताता हूँ। अगर कोई पार्टी, जैसे कि कोई भी पार्टी मतलब रिटेलर आपसे परचेस कर रही है और उसका स्टेटमेंट हो गया 50,000, अब वो दे नहीं रहा और आप मांग मांग के थक गए, अब आप क्या करेंगे? अब ऐसे केस में एसोसिएशन काम में आती है। एसोसिएशन का एक रूल होता है कि पार्टी लॉक होता है उसमें। पार्टी लॉक मतलब क्या कि उसका जो परचेस है, फॉर एग्जांपल किसी भी होलसेल से उसने परचेस किया और उसने ड्यू डेट से पहले टाइम पे पेमेंट नहीं किया, तो वो होलसेलर सभी होलसेल को बता सकता है एसोसिएशन में कि वो पार्टी लॉक की जाए। लॉक मतलब उस परचेस नहीं कर सकता। जैसे कि अगर उसने आपसे परचेस नहीं किया, दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के पास कॉल लगाए, तो वो बोलेगा नहीं सर आपकी पार्टी लॉक है, आपका किसी का पेमेंट अगर पेंडिंग है तो आप कर लीजिए, फिर आपका परचेस शुरू हो जाएगा। अब ऐसे केस में वो पेमेंट करेगा और फिर वो परचेस के लिए एलिजिबल रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए एसोसिएशन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, दिस इज नॉट अ सिंगल ऑपरेटेड बिजनेस। सिंगल ऑपरेटेड है क्या ये? आपको लग रहा है सिंगल ऑपरेटेड है ये बिजनेस? अकेला आदमी इतना कर सकता है? ऑर्डर लेना, कंपनी से रिलेशनशिप बता लेना, मतलब रिटेलर के पास भी जाना, हॉस्पिटल से कनेक्शन बनाना, ये पॉसिबल नहीं है एक आदमी के लिए। तो ये मल्टीपल मैन पावर लगती है इसके लिए। ओके, सो दिस इज नॉट अ सिंगल ऑपरेटेड बिजनेस। एंड नेक्स्ट, क्रेडिट अवेलेबिलिटी। अब यहाँ पे क्या है ना, कैश में स्टॉक लो और क्रेडिट में दे दो, सिंपल। ये चीजें होती है मार्केट में और अभी भी चल रही है। ठीक है, तो ये माइंडसेट आपको बनाना है कि नहीं तो आप ये बोलेंगे कि नहीं नहीं मुझे क्रेडिट नहीं देना है। हाँ ठीक है, आप पॉलिसी बनाइए, क्रेडिट की पॉलिसी बना सकते हैं प्रॉपरली, लेकिन क्रेडिट देना नहीं है, किसी को नहीं देना है, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप देख लीजिए, परचेस कर लीजिए, थोड़ा परचेस देख लीजिए उसका क्या है, उसका कैश कैसे देता है वो, मतलब टाइम टू टाइम पेमेंट देता है कि नहीं, वो थोड़ा देख के फिर आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं क्रेडिट के लिए। और रिटेलर भी इमीडिएटली क्रेडिट नहीं मांगते, थोड़े दिन वो कैश परचेस करने के बाद ही वो देखेंगे, क्योंकि रिटेलर भी देखते हैं कि अगर मैंने क्रेडिट लिया तो उसको ऑर्डर भी देनी पड़ेगी। तो आपके पास वो प्रोडक्ट भी होने चाहिए जिसको वो ऑर्डर दे पाए और एक वैल्यू बन पाए आपकी। मान लो क्रेडिट दिया आपने किसी को और उसका महीने में 500 रुपए बिल बन रहा है, उस क्रेडिट का कोई यूज ही नहीं है, कम से कम उसका 10,000 का तो बिल बनना चाहिए, है ना। तो इसके लिए वो रिटेलर भी देखता है और फिर क्रेडिट मांगेगा, लेकिन क्रेडिट अवेलेबिलिटी आपको करनी है। हॉस्पिटल्स में मोस्टली क्रेडिट देना ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो ये मनी ब्लॉक होता है, आपका पैसा जाता नहीं है, कहाँ पे निकलता है, लेकिन पैसा स्टक होता है उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए। देन नेक्स्ट, रश आवर मैनेजमेंट। रश आवर मैनेजमेंट मतलब क्या? जैसे कि रिटेलर ऑर्डर कब करता है होलसेल को, किसी को आइडिया है कि रिटेलर ऑर्डर मतलब परचेस कब करता है, कौन से पीरियड में परचेस करता है? अभी सुबह मान लो 10 से 2 बजे तक काउंटर शुरू होता है ना, तो रिटेल का मेडिकल स्टोर 10 से 2 बजे शुरू है, या सुबह 8 बजे से दोपहर को 2 बजे और
अगर नियर बाय कोई हॉस्पिटल है वो बंद हो गया, 6 बजे खुलेगा, वो 2 से 6 बजे वो बंद रहता है, मे भी मेडिकल बंद होता है। अब वो रिटेलर 2 से 6 बजे क्या करेगा, वो होलसेल के पास आएगा स्टॉक लेने के लिए, ऑर्डर के लिए, राइट। तो दोपहर का जो टाइम होता है ना, 2 से 4 बजे या 5 बजे तक, वो काफी भीड़ वाला टाइम होता है। आपके पास कई सारे रिटेलर आएंगे ऑर्डर के लिए, तो वो रश आवर मैनेजमेंट, मतलब इतने सारे लोगों को प्रॉपर टाइम टू टाइम सर्विस देना बहुत जरूरी है। अब इसमें क्या होता है ना, किसी ने कॉल पे ऑर्डर दी, ओके, और आपने ऑर्डर निकाली नहीं, वो तो बिल ऐसे ही पड़ा है, आपने उसका स्टॉक लिक्विडेट ही नहीं किया, तो वो बोलेगा कि अरे मैंने तो कितना टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया ऑर्डर देके, अभी भी ऑर्डर नहीं आए, बैड इंप्रेशन हो गया। कोई कोई आएगा कि कोई बोलेगा कि अरे मुझे बहुत अर्जेंट है, मुझे थोड़ा ये 2 आइटम मुझे चाहिए और मुझे दे दो। तो ऐसे केस में आपके पास मैन पावर होनी चाहिए इतनी, और आपके पास वो लोगों को ट्रेन लोगों को करना चाहिए कि कौन सा स्टॉक कहाँ पे पड़ा है, ठीक है, और वो प्रॉपर डिलीवरी भी कर पाए इनसाइड, ठीक है। और इस केस में बहुत सारे रिटेलर जो होते हैं ना, ऐसे आपने भी होलसेल देखा होगा कि ऐसे होलसेलर है जिसमें 15-20 रिटेलर कंटिन्यू काउंटर पे रहते हैं, लेकिन हर एक को टाइम टू टाइम ही डिलीवरी मिलती है, ओके। तो इसमें जो मैनेजमेंट होती है अंदर, जो ओनर होते हैं या फिर जो मैनेजमेंट होती है अंदर, जो लोग रहते हैं जो से ये करते हैं मेडिसिन पैक करना और उसको डिलीवर करना, ये काम बहुत ही फास्ट करना होता है, ठीक है। तो वो मैनेजमेंट आपके पास होनी चाहिए, ओके। शुरुआत में नहीं होगा, थोड़े दिन में आपकी ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको लोगों के ऑर्डर कंटिन्यूअसली आनी शुरू हो जाएगी, ओके। देन नेक्स्ट है इंटरनल टीम रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब ये जरूरी है, आपकी टीम में लोगों से आप कैसे बर्ताव करते हैं, लोगों को कैसे संभालते हैं, क्योंकि अगर कोई गलती करता है तो गलती तो होती है बहुत बार, लेकिन ऐसी बड़ी गलती नहीं होनी चाहिए जो आपको लॉस में जा पाए, ओके। तो प्रॉपरली ट्रेन करिए लोगों को, और अगर गलती होती है तो उनको मिस्टेक क्या हुई उसके बारे में बताइए। आप शाउट नहीं करना है कि अरे ये क्या कर रहा है तू, कल से मत आना, ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। तो जैसे लोग आपके आपके मतलब एजेंसी में काम के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा नोन है हर चीज के लिए, नहीं, कई कबार वो अननोन भी होते हैं, बहुत सारी चीजें मालूम नहीं होती है, तो धीरे धीरे उनको ट्रेन भी करना आना चाहिए, ओके। इंटरनल टीम मैनेजमेंट भी उतनी ही जरूरी है, ठीक है। ये समझ में आया आपको, माइंडसेट डेवलपमेंट? यस। इसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन रिटेल होलसेल, ओके। मैं आपसे पूछना चाहूंगा रिटेल एंड होलसेल में क्या डिफरेंस है, आपको क्या लगता है रिटेल और होलसेल के ऑपरेशन में क्या डिफरेंस है, बताइए। ये अपर्णा आप बताइए। कोई भी बोलिए, सिंपल क्वेश्चन है ना, रिटेल और होलसेल में क्या है, आपको क्या लगता है रिटेल में क्या होता है, होलसेल में क्या होता है, क्या डिफरेंस है, 2-3 पॉइंट बताइए आपको जो लगता है। सोहम आप हाँ, बताइए। हाँ सर बताइए। रिटेलर में जो एंड कस्टमर है उसको उसके साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए, और होलसेलर में रिटेलर के साथ रिलेशन अच्छा होना चाहिए। हाँ, मतलब ये B2B और B2C बिजनेस है, राइट। ये yes, कस्टमर के लिए, यहाँ पे बिजनेस मतलब रिटेलर को देना है स्टॉक, राइट। और लोकेशन इम्पोर्टेंट, लोकेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है होलसेलर के लिए, पर रिटेलर के लिए लोकेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बहुत बढ़िया, यस। एनी अदर? प्रणीत आप कुछ बोलना चाहेंगे? यस बोलिए। और क्या difference? एक साथ मतलब बहुत सारा प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, और जो रिटेल होता है उसमें थोड़ा थोड़ा मतलब कोई बोलते हैं ना क्या, अ, मतलब जिसमें एक टैबलेट का पूरा स्ट्रिप ही लेना होता है, ये वो रिटेल में मेरे को कट करके दे दो ऐसा करके। बिल्कुल, वेरी गुड पॉइंट। मतलब स्ट्रिप पूरा ही लेना होता है होलसेल में परचेस में,
लेकिन रिटेल में ऐसा नहीं है, कस्टमर एक दो भी ले सकता है। राइट, वेरी गुड। रिटेल और में ऑथराइज्ड केमिस्ट होना चाहिए, होलसेल में जरूरत नहीं है ऑथराइज्ड केमिस्ट का, बस एक्सपीरियंस है। हाँ, यस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यस। अब ये स्टेट पे डिपेंड है, कुछ स्टेट में रिटेलर भी कंपलसरी किया है होलसेल में, कुछ स्टेट में अभी भी आप एक्सपीरियंस लेके कर सकते हैं अपना। यस, और क्या डिफरेंस है? और क्या डिफरेंस हो सकता है? अब हम आपको मतलब अब हम स्लाइड में क्या देखेंगे, रिटेल वर्सेस होलसेल वर्सेस रिटेल एंड होलसेल। आपको पता है ना, रिटेल विद होलसेल भी ऑपरेशन कर सकते हैं आप, कंबाइन में भी, और एक्सक्लूसिव होलसेल भी कर सकते हैं, एक्सक्लूसिव रिटेल भी कर सकते हैं। ओके, अब हम इसके बारे में देखेंगे, थोड़े पॉइंट वाइज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये देखिए, दिख रहा है स्लाइड, दिख रहा है सबको? स्लाइड दिख रही है सबको, एवरीवन? ओके, इन्वेस्टमेंट किसमें ज्यादा रहेगी? सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसमें रहेगी? रिटेल होलसेल, रिटेल होलसेल, मतलब रिटेल ओनली होलसेल, या रिटेल विथ होलसेल? होलसेल में ज्यादा रहेगी। यस, होलसेल में ज्यादा रहेगी। रिटेल विथ होलसेल में भी रहेगी, रिटेल में होलसेल में नहीं रहेगी। जो प्योर होलसेल करेगा सर उसके लिए ये डिपेंड है आपकी कंपनी में। राइट, ये होलसेल में एक्सक्लूसिव करेंगे तो ऑफकोर्स आपको कंपनी में बल्क परचेस करना पड़ेगा और नई नई कंपनी बढ़ानी पड़ेगी। और रिटेल होलसेल में क्या होता है ना कि ये डिपेंड है, आपका ज्यादा डिपेंडेंसी रिटेल में है या होलसेल में। अगर आप सपोर्टिव होलसेल कर रहे हैं, सपोर्टिव मतलब सिर्फ उस पर्टिकुलर कंपनी का ही होलसेल लेके वो सेल करना है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कम रहेगी कंपेरेटिव टू होलसेल। लेकिन अगर आप दोनों भी बहुत फोकस्ड कर रहे हैं, दोनों भी, तो आपकी होलसेल इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा रहेगी। ओके, तो कम इन्वेस्टमेंट रिटेल में, यहाँ पे यूज है दोनों में, बट इट डिपेंड्स कि आपका बिजनेस क्या, मतलब बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है। ओके, डिपेंड्स ऑन लोकेशन, होलसेल ब्रांड, एंड हियर डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी। कैटेगरी मतलब एलोपैथिक कर रहे हैं, जेनरिक कर रहे हैं, सर्जिकल कर रहे हैं, एफएमसीजी कर रहे हैं, इसमें लोकेशन किस में डिपेंड है, रिटेल में या होलसेल में? रिटेल में इम्पोर्टेंट है। रिटेल में बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिटेल विथ होलसेल में भी इंपॉर्टेंट है। राइट, क्योंकि आप रिटेल भी का ऑपरेशन कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे डिपेंडेंसी किस पे है? रिटेल किस पे डिपेंड है? क्लिनिक कस्टमर क्लिनिक्स, यस, क्लिनिक्स और कस्टमर पे। होलसेल किस पे डिपेंड है? रिटेलर पे। रिटेलर। और रिटेल विथ होलसेल में? रिटेल एंड कस्टमर। हाँ, ये दोनों में डिपेंडेंसी है। राइट, क्योंकि होलसेल ऑपरेशन तो रिटेल पे चलेगा, तो आपकी होलसेल में ये दोनों जो है ना, ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर आप एक सिंगल पर्सन दोनों भी करते हैं, दोनों का ऑपरेशन अलग है, कि कर तो सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे रिटेलर्स का बिजनेस ऑपरेशन अलग है, डायरेक्टली कस्टमर को देने का ऑपरेशन अलग है। मतलब क्या है कि एक तो परचेज भी रहेगा और साथ ही स्ट्रैटेजी अलग है। ठीक है, रिटेलर को क्या चाहिए, क्या डिस्काउंट चाहिए, प्रॉपर रेट चाहिए, टाइम टू टाइम डिलीवरी चाहिए। कस्टमर का अलग है, कस्टमर को जो मेडिसिन है वही चाहिए, ठीक है, और जो क्वांटिटी में दी है वही चाहिए। ठीक है, वो चीज है। दूसरा है फ्यूचर। फ्यूचर मतलब आगे जाके आप क्या कर सकते हैं। रिटेल के बाद आप क्या कर सकते हैं? अगर एक्सक्लूसिव रिटेल है तो आगे जाके आपको क्या अपॉर्चुनिटी है, आप क्या कर सकते हैं? थर्ड पार्टी रिटेल के बाद कंपनी होलसेल कर सकते हैं। ठीक है, होलसेल के बाद फिर कंपनी ज्वाइन कंपनी कर सकते हैं। वो कंपनी में भी पीसीडी करेंगे या थर्ड पार्टी करेंगे, क्योंकि पीसीडी थर्ड पार्टी के लिए होलसेल का लाइसेंस बहुत जरूरी है। तो रिटेल के बाद ये ऑपरेशन कर सकते हैं। होलसेल के बाद क्या कर सकते हैं? कंपनी भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं खुद की, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और रिटेल विथ होलसेल के बाद तो सभी ऑप्शन अवेलेबल है। मोस्टली होलसेल क्या करते हैं, मोस्टली रिटेल विथ होलसेल क्यों करते हैं ये बताता हूँ। तो बेसिकली
आप मोनोपोली क्रिएट कर पाए आपकी एरिया में, इसलिए भी आप करते हैं। तो ऐसे बेसिस में आप पीसीडी कंपनी भी ले सकते हैं, होलसेल लाइसेंस है, या खुद की थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, या एक्सपोर्ट भी करने के लिए आप मतलब एलिजिबल होते हैं। Okay? इसके बाद नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या है आगे, रिटेल की क्या अपॉर्चुनिटी है, मल्टीपल रिटेल कर सकते हैं आप, एक रिटेल से दो, दो से तीन, ऐसे मल्टीपल ब्रांचेस अपन ओपन कर सकते हैं, इसको हम बोलेंगे रिटेल चेन। ओके, होलसेल में क्या कर सकते हैं, होलसेल में भी चेन कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा ना कि एक होलसेल का कई सारा ब्रांच है, जैसे एक एरिया में भी है, दूसरे सिटी में भी है, तीसरे सिटी में भी है, इनके अलग अलग लोग करते हैं होलसेल उसी नाम से, तो वो होलसेल की भी चेन आप कर सकते हैं। रिटेल विद होलसेल में क्या है कि रिटेल की भी चेन कर सकते हैं, होलसेल की चेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या है ना, रिटेल विद होलसेल है, तो एक होलसेल के लाइसेंस पे आप कई मल्टीपल रिटेल कर सकते हैं। ओके, परचेस तो एक ही करेंगे, इसके लिए अलग अलग होलसेल की जरूरत नहीं है। और इसमें आप फ्रेंचाइजी भी कर सकते हैं, अगर आपकी खुद की पीसीडी कंपनी भी लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये बिजनेस काफी बढ़िया हो सकता है जब, जैसे कि मान लो आप रिटेल चेन खोल रहे हैं, ओके, जैसे एक मेड प्लस अपोलो आपको मालूम है, तो ऐसे आप मल्टीपल चेन खोल रहे हैं और आपको कंपनी से परचेस करना है, तो आपके पास होलसेल लाइसेंस बहुत जरूरी है। तो आप क्या करेंगे, होलसेल लाइसेंस लेंगे और मल्टीपल चेन फार्मेसी खोलेंगे, डायरेक्ट कंपनी से परचेस करेंगे और कस्टमर को डिस्काउंट भी आप दे पाएंगे, क्योंकि आपको परचेस ही कम में मिल रहा है, जैसे कि 30% ऑन एमआरपी आपको मिल रहा है कम से कम, तो आप कस्टमर को 15 या 20% तक आप दे सकते हैं। लेकिन रिटेल पे ये पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो ये रिटेल विथ होलसेल का एक बेनिफिट है। साथ ही आप अपनी कंपनी भी कर सकते हैं शुरू, आपकी कंपनी जैसे थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग या पीसीडी कंपनी, ठीक है, जिसमें आपको और प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, तो आप कस्टमर को और डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी आती है जब आप रिटेल विथ होलसेल करते हैं, क्योंकि आप कस्टमर से भी कनेक्टेड है और कंपनी से भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो कंपनी से स्टॉक ज्यादा परचेज भी करेंगे तो आपको बल्क में आपको प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा मिलेगा, और रिटेलर को वो आप सरपास कर सकते हैं। ओके, तो ये नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है। पीपल कितने लगेंगे, कितने लोग लगेंगे रिटेल में, अकेला आदमी कर सकता है क्या रिटेल, सिंगल पर्सन कर सकता है रिटेल, Yes. कर सकता है, राइट। होलसेल कर सकता है क्या, नहीं। Multiple. रिटेल विद होलसेल कर सकता है, सिंगल पर्सन कर सकता है रिटेल विद होलसेल, No. नहीं, लेकिन एक आदमी कैसे करेगा, क्योंकि होलसेल के लिए आपको रिटेल के पास जाना पड़ेगा ऑर्डर के लिए, अब रिटेल में कौन बैठेगा फिर, आप समझ रहे हैं, दोनों ऑपरेशन अलग है। आप लोग रखेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ओनर दो चार चाहिए, ओनर एक ही रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको मल्टीपल आदमी रखने पड़ेंगे उसके लिए। ठीक है, तो वो ऑर्डर के लिए रहेगा या डिलीवरी के लिए रहेगा, तो होलसेल के लिए आप लोग रखने पड़ेंगे, या मान लो आप रिटेल के लिए एक फार्मेसिस्ट भी हायर करें और होलसेल में ज्यादा फोकस करें। ठीक है, तो मल्टीपल लोग यहाँ पे भी लगेंगे रिटेल विद होलसेल में। अब ऑपरेशंस B2C क्या है, ये रिटेल मतलब ये कस्टमर को डायरेक्टली आप दे रहे हैं, होलसेल में सब कस्टमर को दे सकते हैं कि नहीं, आप रिटेल को देंगे, तो ये B2B बिजनेस है, बिजनेस टू बिजनेस। रिटेल में, रिटेल विथ होलसेल में दोनों भी है, B2B भी है और B2C भी है। ओके, ये समझ में आई स्लाइड आपके Yes. एवरीवन? ओके, हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। चैलेंजेस क्या कौन कौन सी है, आपको क्या लगता है क्या चैलेंजेस है एक होलसेल बिजनेस में, ऐसा होता तो सब करते ना होलसेल, क्यों नहीं करते लोग, अकॉर्डिंग टू यू क्या चैलेंजेस है होलसेल में? सर ह्यूज इन्वेस्टमेंट। यस, वेरी गुड। ओके, और Inventory management. वेरी गुड, यस। सर लोग ज्यादा चाहिए। मैनेजमेंट, राइट। Required. सर पहला चैलेंज है तो फंडिंग चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, और क्या चैलेंज है, कई सारी और भी चैलेंज है, आपने बताया वो तो बिल्कुल सही है। कैश मैनेजमेंट। ओके,
और क्या लगता है आपको, क्या चैलेंज है? ऑर्डर चाहिए, ऑर्डर, लोग चाहिए। लोग लगेंगे, राइट। कनेक्शन लगेगा, एफर्ट्स लगेंगे, राइट। रिटेल में इतना एफर्ट्स नहीं लगता। रिटेल में आपको एक जगह पे आपके एरिया पे कनेक्शन फोकस करना होता है, हॉस्पिटल पे फोकस करना होता है। होलसेल में ऐसा नहीं होता है। होलसेल में आपको अनलिमिटेड कहीं से भी ऑर्डर निकल सकती है आपकी, और कभी जैसे आप, जैसे कि रिटेल में क्या है ना, शॉप बंद किया, आपको ऑर्डर नहीं है, ऐसा ठीक है, शॉप बंद हो गया, कस्टमर बोलेंगे कि शॉप बंद हो गया। लेकिन होलसेल में ऐसा नहीं है। होलसेल में क्या करेंगे, होलसेल में रिटेलर कभी भी कॉल करेंगे, सर ये ऑर्डर खत्म हो गई है, मुझे चाहिए। तो आप उसी समय में, चाहे आप किसी भी काम में हो, आपको ऑर्डर लेनी है। चाहे आप डिस्पैच उसी समय करें या बाद में करें, लेकिन ऑर्डर तो लेनी होती है। तो आप बिजी रहते कंटिन्यूअसली होलसेल में। ये मैं बोल रहा हूँ जो नए होलसेल, ठीक है। आप एक बार एस्टेब्लिश कर लिया आपने, तो आप एक प्रॉपर टाइमिंग रख सकते हैं। लेकिन फिर भी ये कंटिन्यूअसली काम होता है आप, ठीक है। अभी कस्टमर नहीं है तो बैठा, चलो हो गया, अभी आज कस्टमर नहीं है, डॉक्टरी नहीं है, आप आज मम्मी ऐसा नहीं बंद कर। होलसेल में कभी भी कस्टमर आते हैं, ओके, ठीक है। तो ये है, अभी हम देखेंगे इसके बारे में, ओके। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जैसे अभी आपने बताया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कंपनी कई सारी है और ब्रांड्स कई सारे हैं, कितने रखेंगे और क्या रखेंगे और मतलब कैसे फोकस करेंगे, ये बहुत बड़ी चैलेंज होती है। और मतलब क्या होता है इसमें, आप अगर एक कंपनी रखते हैं, फॉर एग्जांपल आप सिप्ला कंपनी रखते हैं, जेनरिक में बोल रहा हूँ, तो जेनरिक में सिप्ला की इतनी ज्यादा रेंज है, लगभग 1000 से भी ज्यादा ब्रांड्स है सिप्ला के जेनरिक्स में, छोटे छोटे ब्रांड। तो आप ब्रांड्स रखेंगे कितने, तो आपके एरिया में चलते कौन से, ये भी देखना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको रखने पड़ेंगे। तो कंपनी कौन सी है, पहली ये चैलेंज है, ब्रांड कौन से, ये चैलेंज है। तो सेकंड एंड थर्ड है कंपनी सिलेक्शन, ब्रांड सिलेक्शन, ये एक चैलेंज आपको आएगी। कस्टमर एक्विजिशन, मतलब शुरुआत में आपको ऑर्डर पहले मिलेगी ही नहीं। एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, हमारे ही एक सब्सक्राइबर का कॉल आया था, जिन्होंने नया नया एजेंसी शुरू किया था, लेकिन आपको उनको ऑर्डर ही नहीं मिल रही है। लगभग वो 1 महीने से काम कर रहे हैं, उनको ऑर्डर मतलब बहुत कम मिल रही है, रोज का 4-5 हजार का ही सेल हो रहा है। तो मैंने जब उनको पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं जब रिटेल में जाता हूँ, वो बोलते हैं ऑर्डर ही नहीं है, नहीं मैं आपको मतलब ऑर्डर है ही नहीं, आज कोई ऑर्डर देने के लिए नहीं, या फिर कोई बोलते हैं कि नहीं मैं आपको नहीं ऑर्डर दे सकता। तो उसके बाद वो जाते नहीं उस रिटेल के पास। अब इसमें केस में क्या होता है कि कोई भी रिटेलर किसी होलसेल से ऑलरेडी परचेस करे तो आपसे इजीली परचेस करेगा क्या, नहीं, आपसे डायरेक्टली नहीं करेगा, कनेक्ट नहीं करेगा। जैसे कि ये वही चीज है, जैसे कि कोई रिटेल आप शुरू करते हो और कोई कस्टमर आया आपके यहाँ पे, और वो किसी और से मेडिसिन परचेस कर रहा है, तो आपसे परचेस करेगा, इजीली नहीं करेगा, समय लगेगा उसको कन्वर्ट करने में। वैसे ही रिटेल को कन्वर्ट करने में समय लगता है। और दूसरी चीज वो गलती ये कर रहे थे कि वो दिन में 3 या 4 ही रिटेलर कर रहे थे, दिन में ज्यादा से ज्यादा रिटेलर करने। अब ऐसा यहाँ पे टाइमिंग नहीं है या फिर नंबर नहीं है कि कितना रिटेल करना है, रिटेल ज्यादा से ज्यादा करे, ठीक है। क्योंकि कस्टमर कभी भी आपको ऑर्डर मिल सकती है कस्टमर की, ठीक है। अब आपको ये भी देखना है कि वो ऑर्डर का टाइम क्या है। जैसे कि मान लो कोई रिटेलर सुबह सुबह भी ऑर्डर देते हैं, जैसे शटर खोला ऑर्डर देनी शुरू, क्योंकि दोपहर तक स्टॉक आ जाए, कस्टमर को मिल जाए। कोई रिटेलर दोपहर को ऑर्डर देते हैं क्योंकि शाम तक स्टॉक आ जाए। कोई रिटेलर कंटिन्यूअसली ऑर्डर देते रहते हैं 2-3 घंटे में, थोड़ा 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 ऑर्डर। तो जैसे जैसे ऑर्डर देंगे, कई बार क्या होता है ना कि उनका खुद का ही एक इंटरनल पर्सन होता है, शॉप में ही होता है, वो डिलीवरी का ही काम करता है। ऑर्डर दिया जाके मार्केट में जाके लेके आना है, ऑर्डर दिया लेके आना है, तो वो चीजें भी चलती रहती है, बड़े बड़े काउंटर में ये चीजें होती है, ओके। तो कस्टमर एक्विजिशन के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि वो ऑर्डर देता कब है। मान लो उसने ऑर्डर दिया सुबह 8 बजे और आप गए 10 बजे, और आपके पास, आपको दिख रहा है कि वहां पे 10 आइटम है जो आपके पास है, लेकिन उसने ऑलरेडी किसी को ऑर्डर दिए, तो आपको ऑर्डर देगा क्या, वो नहीं देगा, ठीक है। तो ये चीजें भी बहुत जरूरी है, कस्टमर एक्विजिशन करना। इजीली कन्वर्ट नहीं होते, कन्वर्ट करने के लिए ये मैं टिप्स बता रहा हूँ, इसकी वजह से आपको कन्वर्ट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है एक्सपायरी मैनेजमेंट। एक्सपायरी मैनेजमेंट में सबसे बड़ी बात इसमें होती है कि जेनरिक में तो एक्सपायरी रिटर्न नहीं होती, ओके, उसका तो कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन होम्योपैथिक में भी नहीं होती। बात आती है एलोपैथिक की।
एलोपैथिक में जब आप रिटर्न करते हैं तो एज अ सब डिस्ट्रीब्यूटर आप काम करते हैं, जैसे आप अंडरकटिंग में काम करते हैं, तो अंडरकटिंग में आपके आपके पास मान लो एक एक्सपायरी आ गई रिटेल की, ओके, तो वो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे, राइट। एक्सपायरी कौन, क्रेडिट कौन करेगा उसका, मतलब डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, कंपनी को देगा, राइट। तो ये साइकिल चलती रहती है, लेकिन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर कभी भी मंथ टू मंथ आपकी क्रेडिट नोट नहीं करता। मोस्टली क्या करता है वो साल के अंत में करता है या फिर क्वार्टरली करेगा, 3 महीने में या 6 महीने में, ठीक है। जैसे कि मान लो आपके पास इस महीने में 10,000 की एक्सपायरी आ गई, ओके, रिटेल की, आपने डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बोलेगा 3 महीने के बाद मैं आपकी क्रेडिट नोट करता, तब तक वो रिटेलर रुकेगा क्या, नहीं रुकेगा। वो बोलेगा आपको कि मैंने एक्सपायरी दी थी, उसका क्या हुआ। तो आपको ऐसे केस में क्या करना है, उसका क्रेडिट नोट बनाना है, ओके, और क्रेडिट नोट बना के उसको उसका लिक्विडेट करके देना है। जब भी आए वो तब आए, जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर की, उसमें वेट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि रिटेलर नहीं रुकेगा। रिटेलर बोलेगा अरे ये खा जा रहा है मेरा क्रेडिट एक्सपायरी, ओके। तो ये अगर ऐसी इमेज आपकी होगी तो मार्केट में थोड़ा मुश्किल आएगी, ओके। तो एक्सपायरी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। क्रेडिट मैनेजमेंट, क्रेडिट मतलब आपको क्रेडिट देना ही होता है, ये नहीं जैसे बल्क परचेस में बोल रहा हूँ, हॉस्पिटल में बोल रहा हूँ, क्रेडिट आप ना नहीं बोल सकते ऐसे केस। तो फिर आप कैश में परचेस करेंगे, क्रेडिट में देंगे, तो ये स्टॉक आपका फंस जाएगा। जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपका पेमेंट स्टक हो सकता है, इसके लिए इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो क्रेडिट जब भी आप देंगे तो एक पॉलिसी के साथ दीजिए कि 15 दिन का क्रेडिट दिया, 21 दिन में तक आप रुकेंगे, तब मतलब 3 वीक्स में, 3 वीक्स के बाद आपको क्रेडिट पेमेंट आना चाहिए, ओके। तो वो चीजें आप पॉलिसी अगर प्रॉपर रखेंगे तो क्रेडिट मैनेजमेंट इश्यू भी आपका ये कंटिन्यूअसली चलने वाली प्रोसेस है क्रेडिट, ओके। तो शुरुआत में आपको दिक्कतें आएगी, लेकिन थोड़े समय के बाद जब लिक्विडेट होना शुरू हो जाएगा, क्रेडिट कैश, क्रेडिट कैश, क्रेडिट, ये साइकिल चलती रहेगी, तो फिर आपका फ्लो भी अच्छा रहेगा, ओके। नेक्स्ट है प्रॉफिट मैनेजमेंट अपर सीडी। मतलब ये देखिए आपको प्रॉफिट कितना है, 10% है, आप क्रेडिट कैश डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 3% है, 7% में आप कितना कमाएंगे, ये चीज है। 7% बहुत कम मार्जिन होता है, शुरुआत में आपको ये प्रॉफिट मार्जिन कम मिलेगा। तो ये 7% हुआ, कई कबार 6% भी मिलता है, और कई कबार आपको इससे भी कम मिलेगा, क्योंकि आपके एरिया में सीडी कितना चल रहा है मुझे आइडिया नहीं है, तो उसके अनुसार आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चैलेंज होती है कि प्रॉफिट कैसे मैनेज करें। तो प्रॉफिट मैनेज करने के लिए जैसे आपने ऑलरेडी खर्चा किया है, शॉप का रेंट होता है, अगर शॉप रेंट से है तो लोगों की सैलरी होती है, आपका आपके स्टॉक का, आपके शॉप का इंटरनल खर्चा भी होता है, बिजली का बिल होता है या इंटरनेट का बिल होता है, जो भी होता है, आपके खुद के लिए भी एक्सपेंसेस होते हैं। तो हर चीज आएगी कहाँ से, प्रॉफिट से ही आएगी, राइट। तो वो चीजें थोड़ी मैनेज करनी मुश्किल होगी। नेक्स्ट है पीपल मैनेजमेंट। अब जैसे आपने बताया कि लोग रखने पड़ते हैं, लेकिन कई बार लोग आते हैं और जाते भी, जैसे कि आ गया कौन, 1 मिनट आया और फिर गया, फिर आपको उसके लिए दूसरे के लिए ढूंढना पड़ता है, ठीक है। पहले तो लोग रखेंगे, उनको पेमेंट देना होगा, पेमेंट कितना देंगे वो हम बात करेंगे बाद में, लेकिन पेमेंट देना होता है। जैसे कि डिलीवरी बॉय, ऑर्डर बॉय, या जैसे कि किसी कॉल करके, रिटेल को कॉल करके ऑर्डर आपको लेना होता है शुरुआत में, या फिर इंटरनल मैनेजमेंट के लिए कि इंटर मैनेजर रखना पड़ता है, तो उनको सबको पेमेंट देना होता है। आपको 40-50 हजार ऐसे ही जाता है मंथली, वो भी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, वहां पे भी खर्चा है आपका। तो लोग शुरुआत में कितने रखने चाहिए, सब रखने चाहिए या धीरे धीरे रखने चाहिए, ये भी देखना है आपको। लास्ट वन, मार्केट कंपटीशन। मार्केट में कई सारे होलसेलर बढ़ रहे हैं, जैसे रिटेलर की जैसे नंबर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, वैसे ही होलसेल का ही आज का हाल है। आजकल ऐसा नहीं है कि आप होलसेल काफी अच्छा बिजनेस है, बिजनेस काफी अच्छा है, लेकिन चैलेंजेस डेफिनेटली है मार्केट में। कई सारे होलसेलर आ गए हैं, हर एक को लगता है कि मैं कंपनी से डायरेक्ट परचेस करूं, इसलिए रिटेल भी होलसेल भी बढ़ रहा है, ओके, क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर को बेनिफिट हो रहा है इस सारी चीज का, और इसमें मार्केट डाइल्यूट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि कोई कैश डिस्काउंट 5% दे रहा है, कोई 6% दे रहा है, कोई और भी दे रहा है, मतलब कैसे मैनेज करेंगे ये सारी चीजें। तो ये चैलेंज है आप, ठीक है, मार्केट में। देन प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी की भी कई सारे प्रोडक्ट है, और एनओसी आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, कई बार
कंपनी इंटरनल पॉलिटिक्स भी रहता है इस चीज में, तो ये भी चीज है। ओके, तो चैलेंजेस ये सारी आपको डेफिनेटली आएगी, लेकिन सॉल्यूशन है, डोंट वरी अबाउट इट। सॉल्यूशन मतलब क्या, समय लगेगा, एक्सपीरियंस के बाद ये सारी चीजें आप सीख जाओगे, लेकिन ये चैलेंजेस आपको शुरुआत में आएगी। ओके, तो ये इसके बारे में ध्यान देना जरूरी है। समझ में आया आपको ये पॉइंट, चैलेंजेस? Yes. ओके, ठीक है। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अवेयर कर रहा हूँ ये चीजें मार्केट में चल रही है। ओके, तो आपको घबराना नहीं है कि ये करेंगे तो हम कैसे करेंगे, करेंगे, आपको करना है, डोंट वरी। हर चीज में, जैसे आप रिटेल भी करेंगे और कौन सा भी बिजनेस करो, मार्केट में ऑलरेडी बिजनेसेस है सब, ठीक है। तो इसके लिए आप आपकी पॉलिसीज प्रॉपर रखें, मैनेजमेंट प्रॉपर होनी चाहिए, और एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है। शुरुआत में एकदम बल्क में नहीं करना है, शुरुआत छोटी करे, लेकिन एक लॉन्ग टर्म के लिए गोल रखे दिमाग में। okay? अब कुछ एक्सरसाइज करेंगे हम। ओके, तो मुझे आप मुझे ये बताएंगे कि ये कौन से कंपनी के ब्रांड है, सबको बताना है। ओके, टेल्मा की कंपनी कौन सी है? ग्लेनमार्क, ग्लेनमार्क, वेरी गुड। मोनोसेप ओ, मोनोसेप ओ, Cipla. मोनोसेप ओ सिप्ला का है? आर यू श्योर? सिप्ला का है या अरिस्टो का है? मतलब मुझे भी डाउट है, इसलिए पूछ रहा हूँ। अरिस्टो, फाइन। म्यूसिनेक, म्यूसिनेक कौन सा ब्रांड है, कौन सी कंपनी का है? वर्टिन, और ये किस चीज के लिए काम आता है? Abbott. अबाउट, वेरी गुड। मेट प्योर एक्सेल, मेट प्योर एक्सेल किस कौन सी कंपनी का है? मेट प्योर एक्सेल कौन सा? सिप्ला, एमक्यूर, कौन सा है? एमक्योर सर, एमक्यूर, राइट। टैक्सीमो, Alchem. राइट, ओके। जीपी, जीपी मालूम होगा ब्रांड है, कौन सी कंपनी का है? एफडीसी, वेरी गुड। कैल्सिरॉल, कैल्सिरॉल के सैचेट्स आते देखो, विटामिन D3 के, कैल्सिरॉल, देखिए कौन सी कंपनी है? वेरी गुड। कैडिला, ये डिवीजन है शायद इसकी। ओके, फाइन। नेक्स्ट, वाइबेक्ट, वाइबेक्ट क्या है? Pre probiotic capsules. यस, कौन सी कंपनी है? US. यूएसवी, वेरी गुड, यूएसवी, ओके। लैंजॉल, लैंजॉल बताइए। Cipla. यस, सिप्ला। एजी, सिप्ला, O2, मेडली, कौन सी कंपनी है O2 की? मेडली, कौन सी? मेडली, मेडली, वेरी गुड, ओके। लिवोजेन, वर्क, मर्क, वेरी गुड, वेरी गुड, मर्क। इवियन, इवियन आपने देखा है? इवियन 400 600 देखा होगा, विटामिन ई आता है उसमें। मेटा स्प्रे, मेटा स्प्रे, अजंता, डुफालेक, Abbott, वेरी गुड। सुक्राफिलो, डेक्सोरेंज, फ्रेंको इंडिया, तो उनके पास एक काफी अच्छा अमाउंट था, तो उन्होंने अपने सन के लिए, मतलब बच्चे के लिए, ये होलसेल बिजनेस शुरू किया। तो वो फार्मा से नहीं है,
ना कि उसको उनका बेटा फार्मा के एक्सपीरियंस में, लेकिन उनको लगा कि ये बिजनेस काफी अच्छा है तो उन्होंने शुरू किया। दूसरे केस में उसका कोई भी बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन उसका एजुकेशन है फार्मेसी में, उसका नॉलेज है थोड़ा बहुत फार्मेसी का। ओके, फिर ए वाला जो है उसने 20 कंपनी ली एक समय में 20 कंपनी और हाईली इन्वेस्ट किया। उसके पास पैसा था, इसके लिए उसने बड़ी कंपनीज ली, 20 कंपनी और अच्छे ब्रांड लिए और इन्वेस्टमेंट यूज की। अब बी वाले ने क्या किया कि 5 ही कंपनी ली, क्योंकि उसके खुद के कैश से बिजनेस शुरू किया था। ओके, और डिमांडेड ब्रांड्स मंगाए, मतलब उसने क्या किया, मार्केट रिसर्च किया। इसने क्या किया, इसने ह्यूज इन्वेस्ट किया कंपनी में, जो भी कंपनी है, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है उसके अकॉर्डिंगली ब्रांड परचेस किए और इन्वेस्टमेंट यूज की। इसने कैलकुलेटिव इन्वेस्टमेंट की। ओके, 5 कंपनी ली और डिमांडेड ब्रांड्स के साथ शुरू किया। इसने क्या किया, जो लोग ऑर्डर के लिए या जो मैनेजमेंट के लिए वो एमबीए लोग रखे, उसको लगा कि काफी अच्छे लोग होने चाहिए, ठीक है, जो उन्होंने काफी अच्छा एजुकेशन किया तो वो मेरा बिजनेस बढ़ाएंगे। इसने क्या किया, सेल के लिए या मतलब इंटरनल जो भी मैन पावर है वो हायर किया, जो एक्सपीरियंस पर्सन है, जिसने किसी भी होलसेल में ऑलरेडी काम किया, उसने काम किया और उसने उन्हीं लोगों को उसने हायर किया। ए वाले ने क्या किया, जो एक रिटेल से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था वो, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है। ओके, तो जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको ये भी लगा होगा कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, मेरे पास लोग आएंगे, क्योंकि मेरे पास ज्यादा कंपनीज है, बी वाले के पास कंपनीज कम है, तो उसने रिटेलर से कनेक्शन ज्यादा नहीं रखा। उसने समझा कि रिटेलर का ऑर्डर आएगा ऐसे ही। लेकिन बी वाले ने क्या किया, हर रिटेलर के पास गया, हर रिटेलर को समझाया कि मेरे पास कौन सी कंपनी है, ब्रांड्स है, और उसके अनुसार उसने बिजनेस शुरू किया। इसके बाद ए वाले ने किया ह्यूज डिस्काउंट, छोटे छोटे ऑर्डर पे भी डिस्काउंट देने लगा हो ए वाला, मतलब 100 रुपए पे 5% डिस्काउंट दे, 100 रुपए के बिल पे भी। और इसने प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाई, डिस्काउंट देगा लेकिन ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी, जैसे कि 3% 1000 तक बिल है, 5% 5000 तक बिल है सिंगल परचेस में। ओके, और इसने डिस्काउंट हर एक पे देना शुरू किया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है गिव्स राइट्स टू एम्प्लॉय टू गिव डिस्काउंट। अब इसने ये किया कि एम्प्लॉय को बोला कि भाई हमें सेल चाहिए, जितना डिस्काउंट देना चाहे उतना दे दो अपने रिटेलर को, ठीक है, क्योंकि हमें सेल चाहिए। इसने ऐसा नहीं किया, इसने डिस्काउंट दिया लेकिन पॉलिसी रखी, कनेक्शन बनाया, बताया कि आपका 15 दिन का क्रेडिट रहेगा और 3 हफ्ते में आपको क्रेडिट चाहिए तो ये, और डिस्काउंट चाहिए तो 3%, ये जो पॉलिसी है वही बताई। ओके, क्रेडिट गिवन बट नॉट प्रॉपर फॉलो, मतलब इसने क्रेडिट दिया, लोगों को क्रेडिट भी दिया, लेकिन उनका बिल जब, मतलब उनको स्टॉक स्टेटमेंट भी नहीं दिया समय पे, और कई बार मतलब ऑर्डर तो शुरू ही हो गई, इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे लोग परचेस करते गए, उनको क्रेडिट की फैसिलिटी मिली, लेकिन इसने फॉलोअप नहीं लिया। इसने फॉलोअप लिया, क्रेडिट दिया लेकिन फॉलोअप भी लिया लोगों का, ठीक है। एंड लास्ट वन, प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं थी एरिया की, जैसे कि कई कबार वो एक ऐसे एरिया में जाता था जहां पे ऑर्डर निकले, और कई कबार दूसरे एरिया में गया, फिर तीसरे दिन तीसरे एरिया में गया, चौथे दिन उसको, मतलब उसका प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है मंथली की कितना, कौन कौन से एरिया में जाना है, कौन कौन से रिटेलर को कनेक्ट करना है, लेकिन दूसरे के पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी है। इसके लिए इसने छोटे छोटे एरिया से शुरू किया। अब मुझे आप बताइए कि कौन सही है और कौन गलत है। ए और बी कौन सा सही है? बी वाला राइट है सर। ओके, ए वाले में क्या गलती की, ए वाले ने क्या गलती की, कौन बताएगा? वो तो सोच रहा है, फायदे का ही सोच रहा है ना रिटेलर का, लेकिन गलती क्या की उसने? सर हाँ MBA ये स्टूडेंट को हायर नहीं, एक्चुअली गलती ये थी उनकी कि उन्होंने हायर एक्सपेक्टेशंस रखे थे और हायर हायर स्टेप्स एग्रेसिवली लेते गए, जैसे कि 20 कंपनीज एट अ टाइम नहीं लेनी चाहिए। वो फायदे का सौदा है, बट ज्यादा बड़े स्टेज स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं लेने चाहिए। ओके, अच्छा, उनके डिसीजंस अपन देखे एज अ फॉलो करे थे। ओके, और क्या गलती हो गई उससे? उसने सर ज्योग्राफी का उसके एरिया के हिसाब से उसने मार्केट रिसर्च करना चाहिए था कि कौन से प्रोडक्ट वहाँ पे एक्चुअल चलते हैं।
ना कि पूरे ब्रांड लेके वो बैठ गया था। वेरी गुड। और उसका लॉस कहाँ पे हुआ? बेसिकली उसका लॉस हो गया, इसका एक कारण नॉट प्रॉपर फॉलो, क्रेडिट गिवन बट नॉट प्रॉपर फॉलो। यस, वो सोच रहा है कि उसे डिस्काउंट देने से बहुत अच्छा मार्जिन मिले, बहुत लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए उसे कस्टमर्स मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उसे कस्टमर नहीं मिलेंगे और डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। और नॉट एक्चुअली प्रॉपर रिटेलर, मतलब रिटेलर से ज्यादा मतलब जुड़ा नहीं रहेगा। हाँ, वेरी गुड। आप रिटेलर से जुड़ना चाहिए। एक्चुअली हाँ, रिटेलर से जुड़ना चाहिए। ओके, ओके। और क्या गलती की? मैं अभी इन दोनों की कंडीशन बताता हूँ। आज के कंडीशन में शुरुआत तो ऐसी की थी, लेकिन आप बताइए ए ने और क्या गलती की? सर एक्सपीरियंस नहीं लिया, थोड़ा एजुकेशन नहीं लिया, या फैमिली ने इन्वेस्ट कर दिया पैसा इसके लिए वो फ्लो में चले गए, और बैकग्राउंड भी नहीं था फार्मा का। सबसे पहला गलती तो यही कि मार्केट रिसर्च नहीं किया, सबसे पहला गलती यही। वेरी गुड। मेन तो सबसे यही है, सब ओके हो सकता है। और दूसरा है सब कुछ, ये जितना भी गलती है चलिए मापदंड है इस चीज़ का, लेकिन पहला मार्केट रिसर्च, दूसरा क्रेडिट गिवन बट नॉट प्रॉपरली फॉलो, ये पूरा बिजनेस ग्रो हो देगा। और Very good. ह्यूज Very good. डिस्काउंट्स दिए सर, तो ये भी एक गलत स्ट्रेटजी है। डिस्काउंट्स के पीछे कब तक भागेगा इंसान? बिल्कुल सही। यस। और कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पे लूप होल्स? बी ने कुछ गलती की है, आपको लग रहा है बी ने कुछ गलती की? कौन सी चीजों पे काम करना चाहिए? सर एज सच तो अभी तक ऐसा समझ में नहीं आ रहा है बी ने क्या गलती की है, बट बी ने जो स्ट्रक्चर फॉलो किया है ना, सेम स्ट्रक्चर में अगर कोई इंसान करेगा तो उसको सक्सेस मिल सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज है। बिल्कुल सही। ये वेरी गुड। तो अभी ए जो है ना, ए ने इतना सारा इन्वेस्ट किया। ओके, ए का जो एजेंसी है ये पहले बहुत अच्छा चला, जैसे कि आपने बताया शॉर्ट टर्म के लिए काफी अच्छा। अब ये हुआ कैसे कि ये डिस्काउंट ज्यादा देता था, तो लोग वहां पे इसका सेल काफी अच्छा हो रहा था शुरुआत में। ओके, पहले 3 महीने तक काफी अच्छा सेल हुआ। लोगों ने शुरुआत में क्या हुआ ना कि लोग कैश देते थे, कैश परचेस हुआ, लेकिन जब उनको पता चला कि ये क्रेडिट भी दे रहा है और ऊपर से डिस्काउंट भी दे रहा है, तो लोग कैश क्यों दे उसको? तो धीरे धीरे उसका कैश से क्रेडिट में कन्वर्ट हो गया, और क्रेडिट का बाद में फॉलो ना लेने की वजह से उन्होंने परचेस, मतलब क्या हुआ ना कि लोग फॉलो नहीं लिया, तो उसका बिलिंग तो रोज का रोज शुरू था, वो क्रेडिट दिन ब दिन बढ़ता गया। 15 दिन का 30 दिन, 30 से 45, 45 से 2 महीने, तो धीरे धीरे बढ़ता गया। और बाद में जब वो पेमेंट मांगने गया तब लोगों ने नहीं दिया। अब जैसे रिटेलर के पास अगर 15 दिन में होता है तो वो क्रेडिट में भी दे सकते हैं, क्योंकि वो बिलिंग भी कम रहता है। लेकिन 2 महीने के बाद उसकी अमाउंट कितनी होगी? जैसे मान लो 5,000 15 दिन में हो रहा है, तो 2 महीने में तो वो 20,000 25,000 तक हो जाएगा। उतना तो पॉसिबल होता नहीं है रिटेलर के लिए। तो बाद में उसका पेमेंट रिकवरी हुआ नहीं बेसिकली, और इसकी वजह से उसने आज की कंडीशन बताता, उसने होलसेल बंद करके फिर रिटेल शुरू किया। समझ रहे हो? उसको ये लगा कि ये बिजनेस काफी गलत है और इसके लिए यहाँ पे मेरे पैसे स्टक हो रहे हैं। बिजनेस तो अच्छा रिटेल का है, वहां पे तो आप क्रेडिट भी ले रहे, तो उसने रिटेल शुरू किया। और रिटेल में भी गलती उसकी ये हुई कि रिटेल में भी वो डॉक्टर के नियर बाय फार्मेसी शुरू की उसने, तो डॉक्टर की एक्सपेक्टेशन भी काफी हाई थे, तो उसने डॉक्टर्स को गिफ्ट देना शुरू किया, डॉक्टर्स को भी काफी अच्छा मान लो प्रॉफिट मार्जिन देना शुरू किया, 10% 15%। अब वहां पे वो रिटेलर को देता था, यहाँ पे वो डॉक्टर को देने लगा। डॉक्टर तो लेने से मना नहीं करते, तो अल्टीमेटली वो धीरे 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 डाउन चलता गया और वो बाद में बिजनेस उसने बंद किया। तो ये आज की कंडीशन में ये बिजनेस बिल्कुल भी बंद है। और ये इसकी बात करें तो इसने शुरुआत काफी स्लो की, लोगों को मालूम होने में समय लगा, लेकिन 3 महीने 6 महीने के बाद उसने एक रिलेशनशिप बिल्डअप की, क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक्सपीरियंस था, इसकी वजह से उसके कनेक्शन थे रिटेलर के पास,
तो शुरुआत में उसके जो कनेक्शन है रिटेलर के पास, उस रिटेलर के पास जाके उसने बताया कि मैंने ये एजेंसी शुरू की है और ये कंपनीज है, मैं रोज आऊंगा ऑर्डर के लिए, आपसे ऑर्डर चाहिए। मतलब ऑलरेडी एक कनेक्शन था, तो इसके लिए उसने वो चीजें, कम्युनिकेशन काफी अच्छा हो गया उसका, और धीरे धीरे ऑर्डर शुरू हो गए उसकी। और एज पर द डिमांड वो कंपनी से भी, जैसे ऑलरेडी एक्सपीरियंस है तो कंपनी से भी इंफॉर्मेशन थी उसकी कि कौन सी कंपनी कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर कौन सी कंपनी का है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर या प्रोडक्ट स्कीम वगैरह, ये इंफॉर्मेशन थी उसको। तो कभी भी उसने ये हायर इन्वेस्टमेंट या अनएक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं की। शुरुआत छोटी की और धीरे धीरे बढ़ता गया, और ऐसे उसने पहले एक सिंगल टेरिटरी कंप्लीट की और फिर धीरे धीरे आगे एक टेरिटरी बढ़ाता गया, और फिर उसने कंट्रोल रखा। हर एक रिटेलर के साथ उसके पर्सनल कनेक्शन थे। अभी भी आज भी वो एक अच्छा, जैसे कि पहले 5 कंपनी थी, अब उसके पास 20 कंपनी है। अभी 4 साल हो गए उस बिजनेस को, तो बात 20 कंपनी है, लेकिन हर एक का प्रॉपर स्टॉक मैनेजमेंट है। ओके, तो अभी भी वो कंपनी ग्रो करने के लिए सोच रहा है, लेकिन एकदम से इन्वेस्ट नहीं करता, वो धीरे धीरे एक कैलकुलेटिव रिस्क लेता है वो। ठीक है, तो इसके लिए वो सक्सेसफुल है। और ये फेल हुआ क्योंकि इसने इन्वेस्टमेंट रॉन्ग की। ठीक है, रॉन्ग जगह पे इन्वेस्टमेंट की, और मतलब रॉन्ग स्ट्रैटेजी भी बनाई, इसकी वजह से ये फेल हो गया। ओके, तो इससे आपको सीख क्या मिली, क्या क्या करना चाहिए इस बिजनेस में, होलसेल में सक्सेस होना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको क्या लगता है? रिटेलर से सर अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। और स्टार्टिंग में कम कंपनियां लेनी पड़ेगी स्टॉक में। ओके, और जो क्रेडिट का जो फ्लो है, उसका जो फॉलोअप है, वो टाइम टू टाइम लेना पड़ेगा। लाइक देने के बाद छोड़ नहीं देना, उनका फॉलोअप लेना। Okay. और फार्मेसी का नॉलेज होना कंपलसरी है, एजुकेशन उसके बारे में, या तो कोर्स या कुछ एक्सपीरियंस वगैरह होना जरूरी। और वेरी गुड। जो एक्सपीरियंस जो स्टाफ है, अगर मिल जाए तो और बेहतर। बाकी सब बढ़िया। गुड, गुड, वेरी गुड। तो आप सबको ये केस स्टडी समझ में आई? एवरीवन? यस सर। ओके, आई होप आपको ये हेल्पफुल रहा होगा। केस स्टडी बेसिकली मैंने ये लाइव केस स्टडी ये देखी है, इसके लिए मैंने शेयर किया, क्योंकि बिजनेसेस शुरू तो होते हैं और काफी बड़ी उम्मीद से होते हैं, लेकिन आपको ग्राउंड रियलिटी भी मालूम होनी चाहिए। आपके दिमाग से नहीं बिजनेस करना है, मार्केट के दिमाग से करना है। मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या पॉलिसी चल रही है, लोग हमसे क्यों परचेस करें, और साथ में हमें सस्टेन भी रहना है, ये भी चीजें देखनी है। सिर्फ हमें सेल नहीं करना है, टर्नओवर पे ज्यादा ध्यान तो देना ही है, बट सस्टेनेबिलिटी और लॉन्ग टर्म हमें जो विजन है वो रखनी चाहिए। ओके, तो इस प्रकार ये हमें बिजनेस करना है। ओके,